ओके, तो आईसीएसई क्लास 8 के जितने भी मेरे प्यारे प्यारे दोस्त हैं, विद्यार्थी हैं, बच्चेगण हैं, उन सभी को मेरा नमस्कार। बच्चों, विद्यार्थियों, मेरे दोस्तों, आप सबके लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेकर के आया हूँ। यहाँ पे आप जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे हो ना, ये आपकी हिस्ट्री दिख रही है। ये देखो, हिस्ट्री द ट्रेल पब्लिकेशन की हिस्ट्री एंड जो सिविक्स की आईसीएसई स्कूल की बोर्ड है, आई मीन स्कूल है, इस सब्जेक्ट की जैसे कि आप देख सकते हो पूरी प्रॉपर जो पीडीएफ है सभी चैप्टर्स की, वो बेसिकली मेरे पास है। यहाँ पे देख पा रहे हो चैप्टर थीम 1 से लेकर के थीम आपका 8 तक, और चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 15 तक के सभी चैप्टर्स के जो वीडियो है, पीडीएफ है, वो मेरे पास अवेलेबल। और मैं सोच रहा हूँ आपके लिए पूरी चैप्टर, पूरी बुक की एक्सप्लेनेशन करके मैं इसे फिनिश कर दूँ। यदि आप कहो तो मैं इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर के सॉल्यूशंस की वीडियो हैं, वो भी आपके लिए लेकर आ जाऊँ। जो इम्पॉर्टेंट बीबीआई क्वेश्चंस है, वो भी मैं आपके लिए लेकर आ जाऊँ। और इसी इम्पॉर्टेंट कह सकते हो हिस्ट्री सिविक्स के बुक्स में हिस्ट्री के बाद सिविक्स के भी थीम 1 और थीम 2 देखने को मिलती है। यहाँ पे देखो 3 चैप्टर्स आपके थीम 1 से हैं और 2 चैप्टर्स आपके थीम 2 से है। बच्चों, इन सबको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। ये भी जो है आपको एक्सप्लेन करवाया जाएगा, बशर्ते आपको कमेंट बॉक्स में आकर के यदि आपको नीड है तो आप लिख दो, नहीं भी है कोई नहीं। मेरी जब मर्ज़ी होगी, मेरी जब मीन्स थोड़ी सी समय मिल जाएगी, तो मैं आपके लिए वो भी जो है करके आपके लिए अपलोड कर दूंगा। चलिए, तो आज की इस चैप्टर को बेसिकली स्टार्ट करते हैं और आज हम समझेंगे कि इस चैप्टर की, इस मीन्स मैं बार बार चैप्टर्स कह दे रहा हूँ, मतलब इस सब्जेक्ट की जो है, इस सब्जेक्ट में क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे और क्या क्या सीखेंगे। तो ये फर्स्ट पेज आपकी है, यहाँ पे द ट्री पब्लिकेशन अनेक जो किताब है उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो आप देख पा रहे हो, ठीक ना। तो आज की जो वीडियो होने वाली है, यहाँ पे हम लोग बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि बच्चों आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये है हमारा द बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। ये जो बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड है ना, ये क्या टर्म है, क्या चीज़ है, इसके बारे में पढ़नी है। तो बच्चों, मैंने बताया कि अभी क्लास 8 में जब आते हो तो जो हिस्ट्री आप पढ़ते हो, ये मॉडर्न हिस्ट्री होती है। कौन सी हिस्ट्री है? मॉडर्न हिस्ट्री है। तो अब आपको समझना ये है कि सर मॉडर्न वर्ल्ड क्या होती है, मॉडर्न हिस्ट्री क्या होती है, तो वो मैं आपको समझाऊंगा। इसकी शुरुआत कैसे होती है, हाउ इट बिकम्स बिग, हाउ इट बिगेन्स, तो इसकी बिगिनिंग कैसे होती है बच्चों, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। चलिए, क्या आप कहते हो आगे बढ़ जाऊँ मैं? बिल्कुल मैं आगे बढ़ूंगा। आपके क्या रे, कहोगे तभी आगे बढ़ूंगा, नहीं कहोगे तो आगे नहीं बढ़ूंगा, फिर भी मैं बढ़ूंगा, है कि नहीं? बढ़ जाऊँ आगे। तो लिखा है बच्चों यहाँ पे, क्या लिखा है दोस्तों? पीरियडाइजेशंस ऑफ हिस्ट्री। तो आपको पता है ना, हिस्ट्री जो है उसको हम लोग क्या करते हैं, बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में और डिटेल्स में पढ़ने के लिए, अच्छे से पढ़ने के लिए पूरी हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में बांटा गया है। अब वो क्या क्या है, तो बच्चों आप नाम याद रखना। वो बच्चों आप नाम याद रखना, और नाम क्या याद रखो। फर्स्ट है हमारा एंशंट हिस्ट्री। सेकेंड है हमारा बच्चों मेडिवल हिस्ट्री, जो आप क्लास 7 में आपने पढ़ा है थोड़ी सी डिटेल्स में। और फिर जो बच्चों लास्ट है हमारा थर्ड जो पार्ट है बच्चों, वो है मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है ना। मॉडर्न हिस्ट्री मेडिवल में आप याद करना बच्चों, 6th सेंचुरी से लेकर के 16th के अराउंड तक पढ़ते हो। और मॉडर्न में आप यही कह दो 16 से लेकर के उसके आगे तक के जो टाइम पीरियड है उसमें आप पढ़ते हो। कहीं कहीं पे ये आपको 17th सेंचुरी जो है वहाँ पे भी देखने को मिलेगा। और इस 6th सेंचुरी के बिफोर का जो टाइम पीरियड है बच्चों, उसको हम लोग एंशियंट में ले आते हैं। किस में ले आते हैं बच्चों? एंशियंट में ले आते हैं, ठीक ना। वो प्राचीन हिस्ट्री हो जाती है। अच्छा, लेकिन ये जो हिस्ट्री में पीरियड बढ़ते हैं उसको किस हिसाब आधार पे बांटा जाता है, हम कैसे जानते हैं कि अब जो पीरियड वो चेंज होने का टाइम आ गया है? तो देखो क्या होती है ना, प्रत्येक पीरियड में, ईच पीरियड में जो कुछ पॉलिटिकल सिनेरियोज होती हैं वो बदल जाती है, इकोनॉमिक बदल जाती है, वहाँ की जो रिलीजियस बिलीव्स हैं, जो सोसाइटी का स्ट्रक्चर है, उनमें परिवर्तन आने लगता है। तो हम कहते हैं ना, ये बदलाव की दौर है और चेंजेस आने वाली है। जैसे मैं आपको पॉलिटिकल सिनेरियो कहूँ तो आपको पता है मॉडर्न हिस्ट्री की पहले जो मिडिवल था वहाँ पे आप राजाओं के बारे में पढ़ते थे। पर जब राजाओं का कल्चर पूरी दुनिया से समाप्त हो गया, लोग डेमोक्रेसी को अपनाने लगे। डेमोक्रेसी मतलब लोगों के द्वारा जो है वो वहाँ का शासक कौन होगा, रूलर कौन होगा, इसकी बेसिकली इलेक्शन होने लगी है। तो वो हो गया आपका पॉलिटिकल चेंज। जब सोसाइटी के बारे में बात करें और हमारे इकोनॉमी के बारे में बात करें, तो शुरुआत में आपको पता होगा कि जो किसी भी कंट्री का जो इकोनॉमी था वो प्रॉपर एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट होता था। कि यदि किसी कंट्री में एग्रीकल्चर अच्छे से हो रही है तो कंट्री रिच कहलाता था, और एग्रीकल्चर लाइक लैंड नहीं है, इन्वायरमेंट नहीं है, एग्रीकल्चर नहीं हो पा रही, तो वो पुअर कंट्री हो जाता था। जिनके यहाँ पे कृषि करने के लिए लैंड ज़्यादा है वो रिच होता था, जिनके यहाँ एनिमल्स ज़्यादा है वो रिच होता था। बट क्या अभी के समय में ऐसा होता है क्या? अभी आप मानते हो कि जिसके पास ज़मीन ज़्यादा वो रिच है? नहीं, जिनके पास कम ज़मीन भी है बट मनी ज़्यादा है,
है ना, मनी ज़्यादा है, उसके पास इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, और वो कह सकते हो कोई प्रोडक्ट्स बना के मार्केट में सेल करता है, बिजनेसेस कर रहा होता है, तो वो अमीर हो जाता है। या किसी और प्रकार का जो पॉलिटिक्स में शामिल है, सीएम पीएम बन जाए, तो हम लोग उसको जो है अमीर कैटेगरी में ले आते हैं। जो अच्छा काम कर रहा होता है, चीज़ें पैसे कमा रहा होता है, उसको हम लोग अमीर कहते हैं ना। तो इस प्रकार से जो हमारी इकोनॉमिक है वो बदल गई, हमारी जो सोसाइटी है वो बदल गई। तो हर एक पीरियड में क्या होती है, चाहे वो एंशियंट हो, मेडिवल हो या मॉडर्न हो, ये जो लोगों की रहन सहन, कल्चर, वेशभूषा है, उसमें बदलाव आ जाती है। ठीक है ना। अब आगे है पीरियड ऑफ ट्रांजिशन। वो कौन सा पीरियड है जब ये ट्रांजिशन हो रही है, यानी ट्रांजिशन का कहने का मतलब है बच्चों, आप एक एरा से जो है दूसरे एरा में प्रवेश कर रहे हो। ऐसा तो नहीं कि अचानक से ऐसा होगा, कोई जादू की छड़ी घूमेगी, अचानक आज प्रलय आएगा, जैसा कि आपने सुना था कि 2026 में तो दुनिया समाप्त हो जाएगा। पर देखो 2026 आकर के जनवरी भी पार होने वाला है, बट दुनिया तो समाप्त नहीं हुई। तो जिस प्रकार से अफवाह सुनते हो, तो ऐसा तो नहीं है कि अचानक से कोई भी चीज़ें हो जाती है और इतनी बड़ी जो चेंजेस है वो अचानक से आ जाती है, तो ऐसा नहीं होता है। देखो ना, आप स्लोली स्लोली सोचो। अभी इसके पहले सोचो ना, अभी विंटर सीजन चल रहा है ना। अब देखो विंटर सीजन से किस प्रकार से स्लोली स्लोली जो आपका यहाँ पे समर सीजन ने और कह सकते हो समर सीजन की बेसिकली एंट्री होने वाली है, आपको पता भी नहीं चलेगा, स्लोली स्लोली होती है ना। तो उस प्रकार से ये जो चेंजेस वाली टाइम पीरियड होती है उसे हम लोग ट्रांजिशन कहते हैं। तो ट्रांजिशन में क्या हुआ, तो हिस्टोरिकल पीरियड डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। तो ये जो हिस्टोरिकल फेजेस है ना, अलग अलग कंट्री का जो चेंजिंग का टाइमिंग है वो अलग है। जैसे कि हम लोग बोले ना, यूरोप में यदि बात करी जाए, तो 15th सेंचुरी में मॉडर्न एज जो है स्टार्ट हो जाती है। लेकिन वहीं इंडिया की बात करें तो मॉडर्न एज जो है वो बेसिकली स्टार्ट माना जाता है मिड 18th सेंचुरी में। ठीक ना। तो अलग अलग बुक्स में ये कहीं पे 18th सेंचुरी में मिलेगा आपको, कहीं पे 17th 16th सेंचुरी भी आती है। बट अभी आपके जो बुक्स में है आप उसी को याद रखो। ठीक है ना। आपकी जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आते भी हैं, तो वहाँ पे आपको ये लिख करके मार्क्स अपनी झोली में डाल लेनी है। चलो, तो आपको समझनी यहाँ पे कि जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्री हैं, तो अलग अलग कंट्री में ये जो फेजेज है ना, ये जो फेजेज हैं आपके हिस्ट्री का, पार्ट 1 पार्ट 2 यानी कि पीरियड 1 2 3, वो अलग अलग होते हैं, अलग अलग टाइम पीरियड में होती हैं। मेजर टर्निंग पॉइंट है ना, क्या लिखा हुआ है, मेजर टर्निंग पॉइंट इन इंडियाज ट्रांजिशन फ्रॉम द मेडिवल टू मॉडर्न एज वाज कंक्वेस्ट ऑफ इंडिया बाय द ब्रिटिश। तो ये जो ट्रांजिशन फेज है इंडिया में, जब इंडिया जो है आपके मेडिवल से मॉडर्न की ओर आता है, वो कब होता है, जब इंडिया में ब्रिटिशों का आगमन हो जाता है। उस टाइम पीरियड में ट्रांजिशन फेज होता है इंडिया के लिए। हाउएवर क्या लिखा हुआ है, अनलाइक द अर्लियर कॉन्क्वेरर्स द ब्रिटिश डिड नॉट सेटल डाउन एंड अडेप्ट द इंडियन वे ऑफ लाइफ। देखो होता क्या है ना, इंडिया में तो सोचो, इंडिया इतना ज़्यादा कह सकते हो दिलदार कंट्री है, मस्त कंट्री है, इतना ज़्यादा कह सकते हो ना, कह सकते हो, क्या कह सकते हो, दानवीर है इंडिया, इतना ज़्यादा काइंड है कि जो भी कोई हमारा कह सकते हो विदेशी आता है, बाहरी इंसान आता है और इंडिया से कहता है भाई मुझे रहने के लिए जगह चाहिए, तो इंडिया दिल को ओपन कर देता है और दिल ओपन करके सबका स्वागत करता है कि नहीं। आप सोच के देखो ना, 1891 के अराउंड में जो है यहाँ पे मोहम्मद गौरी का अटैक होता है। किसका? मोहम्मद गौरी का अटैक होता है। इंडिया ने स्वागत करी, इंडिया ने बेसिकली सोचो उसका रोका, लेकिन पूरा इंडिया एकजुट नहीं होता है, सब मिल करके उसे नहीं भगाता है। जिसको वो नुकसान पहुंचा रहा है वही बस लड़ रहा होता है। तो ये इंडिया की ना एक प्रॉब्लम थी, इंडिया की एक ऐसा तो प्रॉब्लम है, या हमारा एक बैड एक सोसाइटी है, बैड कल्चर है, कि हम जो भी बाहरी लोग अटैक करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसको रेसिस्ट नहीं करते, रोकते नहीं हैं, और रोकते भी हैं तो अब सभी पीपल्स एक नहीं होते हैं, कुछ इसके तरफ हो जाते हैं और कुछ हमारी तरफ होते हैं। और इस प्रकार जब हम में ही कह सकते हो वो मजबूती नहीं होती, यूनिटी नहीं होती है, तो फिर बाहर वाला तो शासन करेगा ही हमारे ऊपर। तो 1091 में ये आ जाते हैं। फिर यहाँ से दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हो जाती है कि नहीं। आपने सुना है ना, आपने तो क्लास इसके जस्ट पहले वाले चैप्टर में पढ़ाई था। तो दिल्ली सल्तनत जो है उसकी शासन हो जाती है, और वो भी करीब 100-200 ईयर्स तक रूल कर लेता है। फिर जाकर के बाबर की एंट्री हो जाती है ना। देखो फिर से जाकर बाबर की एंट्री होती है, और इंडिया ने फिर से इसका जो है वेलकम करा, वेलकम हुआ, वार हुआ, फिर लोग पीछे आ गए। पूरे बाबर ने क्या करा, पूरे इंडिया को कैप्चर करा, और फिर जाकर के 200 साल तक इसने भी रूल कर लिया। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, चाहे दिल्ली सल्तनत हो या फिर आपके बाबर हो, ये लोग इंडिया में आए और इंडिया में ही बस गए। उसने इंडिया को कैसे तो अपना लिया, क्योंकि जहाँ से ये आए थे वो उतना समृद्ध नहीं था, वो जो कंट्री है वो इतना रिच नहीं था। तो इस वजह से वहाँ से इसको बेटर इंडिया का जो क्लाइमेट है वो लगा, यहाँ की जो रहन सहन है, यहाँ की जो क्लाइमेट है बेसिकली
वो इसको यहाँ पे लगा, इसको लगा हम यहाँ पे पावर में रह सकते हैं, हमको यहाँ पे इज्जत मिल सकती है, तो लोग यहाँ पे इंडिया में रुक गया। लेकिन अब जब बाबर का जाने का टाइम हुआ और इंडिया में जो है अंग्रेज़ों की एंट्री होती है, ब्रिटिश की बेसिकली बच्चों एंट्री हो जाती है, तो जो ब्रिटिश लोग हैं ना वो बाकी सबसे डिफरेंट निकलते हैं, इन सबसे डिफरेंट है। ब्रिटिश ने यहाँ पे अपने आप को सेटल नहीं करना चाहा, क्योंकि इनको लगा कि ये सेटल करने लायक ज़मीन अभी हमारे लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ के जो रहन सहन कल्चर, यहाँ का जो क्लाइमेट है वो पता नहीं कहीं अंग्रेज़ों को जो है सूट नहीं कर रहा है। ब्रिटिश को लगता था हम जहाँ हैं वहीं सही हैं। हाँ, अपने आप को थोड़ी सी स्ट्रांग करने के लिए ब्रिटेन के लोग जो है सोच रहे कि अपने आप को स्ट्रांग करने के लिए हमें रिसोर्सेज की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है बच्चों? रिसोर्सेज की। और ये जो रिसोर्सेज है ये हम कहाँ से लाएंगे? तो इंडिया से लाएंगे। वो इंडिया से कोल लेता है, वो इंडिया से वुड ले जाता है, वो इंडिया से क्रॉप्स जो है वो ले जाता है, वो इंडिया से जो आपका ना कॉटन है वो ले जाता है, वो इंडिया से जो आपका गन्ना है ना बेसिकली, वो जो शुगर है जिससे हम लोग शुगर बनाते हैं वो ले जाता है। और इन सब चीज़ों को ले जा कर के ये ट्रेड करता है कहाँ पे? किसके साथ? यूरोप में ट्रेड करता है और कम कीमत में यूरोप के लोगों को पहुंचाता है। और इस प्रकार से जो यूरोपियन लोग हैं वो धीरे धीरे रीच होते जाते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है ना? तो ब्रिटिश जो है यहाँ पे सेटल डाउन नहीं होता है और बाकी जो इंडियन में अटैक करने वाले बाहरी लोग होते हैं वो यहाँ पे सेटल हो जाते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया वाज रूल्ड फ्रॉम आउटसाइड। तो ये पहली बार इंडिया में हो रहा था कि इंडिया को रूल करा जा रहा है। इंडिया पे तो रूल हो रहा है, पर वो जो लोग हैं रूल करने वाले वो इंडिया में नहीं है, वो इंडिया के बाहर से इंडिया को रूल कर रहे थे। और वो जो फॉरेनर्स है सब्जेक्टेड टू एन एलियन रूल, जो फॉरेनर्स रूल कर रहा है वो एक एलियन रूल की तरह था। किसके रूल की तरह है? एलियन रूल। पता नहीं, कभी कभी मुझे तो ऐसा लगता है कि इंडिया में यदि ये लोग कहीं बस जाते ना, ये जो ब्रिटिश लोग हैं वो इंडिया में बस जाते और यहीं पर रह करके यहाँ पे शासन करते तो हमें लगता है ये तो कभी बाहर जाता ही नहीं। ये 1947 जो हम लोग ये फ्रीडम देखते हैं ना, फ्रीडम इंडिया को भगाने वाली, ये घटना होता ही नहीं। होता क्या? बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि वो यही बस जाता ना। और इंडिया के लोग काफ़ी काइंड होते हैं, हम लोग बहुत काइंड है बच्चों, इंडिया के लोग काफ़ी काइंड है। और इतना काइंड है कि कोई भी आकर के इंडिया में बस जाए, हमें लूट ले, हमें अपने गुलाम बना ले, हम लोग बहुत ही हंसी खुशी उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया ना, पहले दिल्ली सल्तनत हुआ, फिर मुगल एम्पायर हुआ, फिर ये जो ब्रिटिश लोग आते हैं। लेकिन ये दोनों में क्या था? यहीं बस गया, ये भी यहाँ बस गया। पर जो ब्रिटिश लोग बाहर से रूल किया, कहीं ये भी यहीं बस जाता बच्चों तो क्या हम लोग भगाते क्या? नहीं, इसका आंसर होता नो। वी एक्सेप्टेड, हम लोग एक्सेप्ट कर लिए होते और उसे भी यहाँ बसा लेते। पर ब्रिटिश वालों ने एक ही गलती करा, वो बसना नहीं चाहा। यदि वहाँ रह जाता तो हम लोग उसे एक्सेप्ट कर लेते, हम फिर कभी भगाते ही नहीं। हम लोग है ही हैं बोका टाइप के इंसान, हम अपनी ज़मीनें सबके लिए खुल के रखते, आ जाओ बस जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। तुम्हारे पास ताकत है, तुम्हारे पास बल है, तो आराम से एंजॉय करो। अच्छा, अब क्या है? तो यहाँ पे ये ना पिक्चर देख सकते हो, ये आपका रॉबर्ट क्लाइव है। यहाँ पे एक वॉर का सीन है ना? ये किसका सीन है बच्चों? वॉर का। आपने एक वॉर का नाम जो है सुना होगा, 1757 का बैटल ऑफ प्लासी। सुना है क्या? तो जो बैटल ऑफ प्लासी है ना बच्चों, उसका व्यू है, यहाँ पे देख पा रहे हो। ये पेंटिंग है जो डेपिक्ट कर रही है बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट, इंडिया में जो ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट है, इंडिया इन द बैटल ऑफ प्लासी लेड बाय रॉबर्ट क्लाइव। तो ये जो फोटो आपको दिख रही है ना, ये बच्चों ये कौन है? रॉबर्ट क्लाइव है। ये जो रॉबर्ट क्लाइव कौन है? तो रॉबर्ट क्लाइव जो है वो इन ब्रिटेन की तरफ से, या तो कह सकते हो अंग्रेजों की तरफ से जो है इस वॉर में लीड कर रहे थे। चलो, अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये आपको याद रखनी है, ये जो है इस पूरे चैप्टर की बच्चों सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है, जो कि आपको पता है ना। आप चैप्टर स्टार्ट कौन सा कर दी हो? मॉडर्न हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, और ये क्लास 8 में पूरी की पूरी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने वाले हो। तो मॉडर्न हिस्ट्री बेसिकली क्या है? क्या है ये मॉडर्न हिस्ट्री? तो उसके बारे में बच्चों जो है आप यहाँ पर पढ़ते हो, ठीक ना? देखो, तो मॉडर्न हिस्ट्री कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें तो इसके जो फीचर्स हैं, पहला है अर्बनाइजेशन, यानी कि शहर बसेंगे। डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, यानी कि बहुत सारे जो ना इंस्टीट्यूशंस हैं, जो कंट्री हैं वहाँ पे डेमोक्रेसी आएगी। रेशनलिज्म बढ़ेगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा, बड़े बड़े उद्योग धंधे लगेंगे, और जो उद्योग धंधे हैं यहाँ पे वस्तुएं बनेगी और कम टाइम में अधिक प्रोडक्शन हो पाएगा। फिर टेक्नोलॉजी आएगी, एडवांसमेंट आएगा, फंडामेंटल सिविल लिबर्टीज़ आएगी, यानी कि जो लोग हैं उसके पास लिबर्टी मिलेगी, उन्हें अपना प्रॉपर जो राइट्स है वो देखने को मिलेगा। फिर हम लोग बात करेंगे ह्यूमनिज्म के बारे में। ये जो ह्यूमनिज्म मतलब कहने का मतलब जो ह्यूमन राइट्स है ना, कौन? ह्यूमन राइट्स है, यानी एक भी कोई भी इंसान जो ह्यूमन के यहाँ पे पैदा हुआ है तो उसके पास अधिकार है जीने का, श्वास लेने का, यहाँ पे रहने का। तो ये जो राइट्स है इसके बारे में हम लोग बेसिकली पढ़ना शुरू करते हैं, ताकि जो लोग हैं वो एक दूसरे पे, जो ताकतवर लोग हैं वो कमज़ोर लोगों को सप्रेस ना कर सके। क्या नहीं कर सके बच्चों? सप्रेस ना कर सके, उनका जो है
उनका जो है उनका जो है एक्सप्लॉइटेशन ना हो, है ना, एक्सप्लॉइटेशन ना हो। इसके लिए क्या ज़रूरी है? ह्यूमनिज्म। और ये जो ह्यूमनिज्म है उसके बारे में जो चर्चा है वो कहाँ होती है? मॉडर्न पीरियड में, ठीक ना। तो आई थिंक अब जो मॉडर्न एज है इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे यार ये जो मॉडर्न एज है उसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? देखो हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री अबाउट स्टूडियो पार्ट्स पास्ट, है ना। हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री इज़ अबाउट द स्टोरी ऑफ पास्ट। तो भाई ये जो पास्ट की स्टोरी है उसके बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है? तो बच्चों हमें जानकारी कहीं ना कहीं किसी ना किसी सोर्सेज के माध्यम से मिलती है। कोई ना कोई तो सोर्स है कि नहीं? कोई ना कोई सोर्स है जहाँ से हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। तो वो सभी मटेरियल जहाँ से हमें कह सकते हो मॉडर्न एज के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है उसे हम लोग सोर्सेज कहते हैं। और ये जो है क्या कहते हैं हमें अपने हिस्ट्री को पढ़ने में, स्टडी करने में हेल्प कर रहा होता है। और पीरियड इन ग्रेट डिटेल्स विथ एक्यूरेसी। तो हम बहुत ही ग्रेट डिटेल्स और एक्यूरेसी के साथ जो है वो हिस्ट्री को जो है जान पाते, पढ़ पाते हैं। तो उन सोर्सेज को जिससे हमें जानकारियाँ मिलती है सोर्सेस मटेरियल कह सकते हैं। अब जो सोर्सेस है बच्चों, द सोर्स मटेरियल है उसको टू टाइप्स में हम लोग बांट सकते हैं। पहला इज प्राइमरी सोर्सेस एंड अनदर इज व्हाट अनदर इज? तो बच्चों अनदर इज जो है हमारा वो सेकेंडरी सोर्सेस होती है। क्या होती है? सेकेंडरी सोर्सेस। अब बोलोगे सर ये बात तो समझ में आ गई, तो आप मुझे थोड़ी सा विस्तार से बता दो कि प्राइमरी सोर्सेज क्या है और ये सेकेंडरी सोर्सेज क्या है। तो देखो दोनों बताऊंगा, आप बस आपको धैर्य रखनी है। यहाँ पे देख पा रहे हो ये जो दिख रहे हो आप ना, क्या देख रहे हो? कहाँ गया भाई, कहाँ गया भाई, कहाँ गया? हम्म 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 हम्म, हम्म। ये देखो ये जो दिख रहे हो आप, ये प्राइमरी सोर्सेज की डेफिनेशन पढ़ने वाले हो आप यहाँ पे। तो प्राइमरी सोर्सेज में क्या होता है? मेनी ऑफ द प्राइमरी सोर्सेज पीरियड हैव प्रिजर्व प्रिजर्व इन आर्काइव्स। तो आर्काइव्स में जो है उसको प्रिजर्व करके मॉडर्न पीरियड के जो प्राइमरी सोर्सेस हैं उसको रखी गई है, ठीक है। इसे मैं उठा के यहाँ पे कर दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलो क्या है कि जो प्राइमरी सोर्सेस उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है प्राइमरी सोर्सेज के, वो आप यहाँ से लिखो। आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम्स में आए हैं कि राइट द प्राइमरी सोर्सेज एंड व्हाट आर द प्राइमरी सोर्सेज। तो जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, है ना, ये सभी आपके प्राइमरी सोर्सेज में आते हैं। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इंडिया में जब रूल करी जा रही थी तो जो वो नियम बनाते थे, जो ऑफिशियल लेटर लिखा करता था, वो हमारा प्राइमरी सोर्सेज में है। जो लिटरेरी वर्क्स है जो उस समय में आप चाहे वो यूरोपियन रेसिडेंट्स ने लिखा हो, विजिटर्स ने लिखा हो, इंडियन ऑफिसर्स ने नॉवेल्स लिखा हो, प्ले लिखा हो, शॉर्ट स्टोरीज लिखा हो, ये सभी जो डायरेक्ट उस वक्त से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उसे हम लोग बच्चों क्या कहते हैं? प्राइमरी सोर्सेज में रखते हैं। इसके अलावा जो कॉन्टेम्प्रेरी हिस्ट्रियंस थे, यानी कि उस वक्त के जो भी हिस्ट्रियन हैं, यानी कि जो हिस्ट्री लिखते हैं, डेटा को जमा करते हैं, उसे बच्चों हम लोग हिस्ट्रियन कहते हैं। तो हिस्ट्रियन ने जो भी हिस्टोरिकल वर्क्स करा है, जो किताबें छपी है उसके बारे में, उन चीज़ों को हम लोग प्राइमरी सोर्स कहते हैं। जो आर्टिस्टिक वर्क्स है, पेंटिंग है, स्केच है, इनग्रेविंग है, ड्राइंग है, हमें उस वक्त की इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चलती है। उस वक्त किस प्रकार का पेंटिंग होता था इसके बारे में जानते हैं। पेंटिंग्स के लिए किन चीज़ों का यूज़ करी जाता है उसके बारे में हमको जानकारी मिलती है। स्केच के लिए किन चीज़ों का यूज होती है, स्केच कैसा करा जा रहा था, किस लेवल का होता था, इस बारे में हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे देखो ना जो मैं आपको पिक्चर दिखा रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं एक तरह से क्या है, कोई ना कोई क्या है, पेंटिंग से ही ली गई है ना। ये देखो एआई ने बनाया है बट ये पेंटिंग से ली गई है, पेंटिंग से इंस्पायर्ड है कि नहीं। चलो तो इस प्रकार की जो पेंटिंग्स है वहाँ से हमें जानकारी मिलती है, इसके जैसे जो है वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है। कुछ फोटोग्राफ्स होते हैं, है ना, फोटोग्राफ्स है, ऑडियो कैसेट है, फिल्म्स है, वीडियो टेप्स है, ये सभी के सभी जो है उस वक्त के इंसिडेंट्स और इंटरव्यू से रिलेटेड होते हैं। इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ के इंसिडेंट और इंटरव्यूज़ होते हैं, उनसे हमें जो है इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अब एट द एंड शॉर्ट में देखो बच्चों, न्यूज़पेपर जो और आर्कोलॉजिकल रिमेन्स जो है, जो ओरल हिस्ट्री है, ये सभी के सभी किस में आते हैं? प्राइमरी सोर्सेस में आता है, ठीक ना। तो आई थिंक अब जो प्राइमरी सोर्सेस है वो क्या होती है इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन मेन आपको समझना है यहाँ पे सेकेंडरी सोर्सेज के बारे में। और सेकेंडरी सोर्सेज को आप समझते हो फिर आपको समझ में आता है कि अच्छे से समझ में आता है कि जो प्राइमरी सोर्स है वो क्या है। देखो क्या लिखा हुआ है कि सेकेंडरी सोर्सेज में क्या क्या आता है। तो बुक्स आता है, रिव्यूज़ आता है, रिपोर्ट्स आते हैं, एंड आर्टिकल्स रिटेन बाय हिस्टोरियंस। यानी कि समझना जो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन बच्चों होती है ना, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन, वो प्राइमरी सोर्सेज में कहलाएगा जहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिली। और इन प्राइमरी सोर्सेज को पढ़ करके, इस प्राइमरी सोर्सेज को पढ़ करके एक नई मान लो रिपोर्ट तैयार की गई, है ना। प्राइमरी सोर्सेज को पढ़ के एक नई रिपोर्ट तैयार की गई, एक नई कह सकते हो डॉक्यूमेंट तैयार किया गया। तो
इस डॉक्यूमेंट को, रिपोर्ट को बच्चों हम लोग सेकेंडरी सोर्सेस बोलेंगे, ठीक ना। तो जो रिसर्च करी जाती है और जितने भी पुराने ज़माने की कह सकते हो जो भी प्राइमरी सोर्सेस है उनको स्टडी करके जो नई रिपोर्ट तैयार की गई उस, और वो जो अब नई रिकॉर्ड जो है वो हमारा अब सेकेंडरी सोर्सेज कहलाएगा, है ना। यदि आप ये जो बुक पढ़ रहे हो, है ना, ध्यान से देखना, अभी जो हम लोग हिस्ट्री की बुक पढ़ रहे हैं तो ये बुक हमारे लिए क्या हो जाएगा, प्राइमरी सोर्स है या सेकेंडरी सोर्स है। तो बच्चों इसे हम लोग क्या कहेंगे, सेकेंडरी सोर्स है। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, सेकेंडरी सोर्स बोलेंगे। अच्छा, मान लेते हैं आप क्या करते हो ना, जाते हो सन टेम्पल ओडिशा, जो सन टेम्पल है उड़ीसा में, जो सन टेम्पल है आप यहाँ जाते हो तो सन टेम्पल जो है वो पूरी की पूरी स्टोन कार्विंग करी गई, उसमें स्टोन से बनाई गई है ना। फिर आप ऐसे ही जाते हो कैलासा टेम्पल जो कि महाराष्ट्र में है, कैलासा टेम्पल जो कि महाराष्ट्र में है, वो पूरा का पूरा पहाड़ को ही काट करके, है ना, क्या करा गया है, पूरा का पूरा पहाड़ को काट कर ही टेम्पल में चेंज कर दी गई है। तो उस वक्त की जो टैलेंट है या तो उस वक्त की जो आर्किटेक्चर है उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है ना। तो ये जो टेम्पल है, कैलासा टेम्पल हो गया, ये जो स्ट्रक्चर है, मोनूमेंट्स है, वो प्रॉपर बच्चों हमारे लिए प्राइमरी सोर्स की तरह कार्य करेगा। कौन सा सोर्स है बच्चों, वो प्राइमरी सोर्स है। और जो बुक से हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, ये हमारा सेकेंडरी सोर्स हो जाएगा, क्योंकि उन प्राइमरी सोर्सेज को पढ़ करके, एनालिसिस कर करके हमारे लिए ये बुक तैयार की गई क्लास 8 की, द ट्रेल पब्लिकेशन की। तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी सोर्सेज बोलेंगे। आई थिंक ये जो चीज़ें हैं बच्चों अब आपको जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, है कि नहीं, आया कि नहीं। चलो अब आगे देखते हैं बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मॉडर्न पीरियड इन यूरोप। यूरोप में जो मॉडर्न पीरियड है वो कब आया, यूरोप में मॉडर्न पीरियड जो है वो कब आया, और जब मॉडर्न पीरियड आया तो कौन कौन सा चेंजेज वो अपने साथ लेकर के आया, ठीक है ना। क्या आपने क्वेश्चन समझ लिया, क्या क्या क्वेश्चन समझ लिया, क्या कब आया और कौन सा चेंजेस लेके आया। चलो अब इसकी आंसर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो जो यूरोप है वो मॉडर्न एज में आया 15वीं सेंचुरी में, है ना। और कौन कौन सा इंपॉर्टेंट चेंज भी वो लेकर के आया, तो यहाँ पे फ्यूडलिज्म जो है वो खत्म हो जाती है। फ्यूडलिज्म मतलब जो कह सकते हो ना, किंग का रूल, है कि नहीं, किसका रूल, किंग का रूल। और जो किंग है वो कह सकते हो कुछ ग्रुप्स ऑफ लोगों के सपोर्ट से बना रहता था, ग्रुप्स ऑफ पीपल से बना हुआ रहता था, है ना। और ये जो ग्रुप है वो क्या कहते हैं, मान लो ये ना पूरा एक स्टेट है, एक कंट्री है, तो ये कंट्री छोटे छोटे भागों में बटी हुई रहती थी, है कि नहीं। और ये छोटे छोटे भागों में यहाँ पे एक अपना छोटा सा एक गवर्नर टाइप से रूलर है, स्मॉल रूलर है, जो क्या कर रहा है, किंग की सपोर्ट करता है। तो ये जो चीज़ें हैं बच्चों, इसे हम लोग फ्यूडल सिस्टम कहते हैं, जहाँ पे जो किंग है वो पूरी अपने एम्पायर को कई सारे हिस्सों में बांट के रखा हुआ रहता है, और वहाँ पे जो रूलर है वो छोटे रूलर को दे देता है। और जब भी राजा को ज़रूरत होती है पैसे की, सेना की, तो वो जो छोटे कह सकते हो गवर्नर टाइप के रूलर हैं वो इनकी मदद करते हैं, ठीक ना। तो वो यहाँ पे है, तो उनका जो है वो ख़त्म हो जाता है, नए टाउन्स जो है वो बसाए जाते हैं, ट्रेड जो है इंक्रीज करता है, और साथ ही साथ ट्रेड के साथ साथ जो राइट्स हैं इंडिविजुअल की, जो लोगों के अधिकार है वो बढ़ती है और उसको स्ट्रॉन्गर हो जाती है। डिस्पाइट दिस चेंजेस मच ऑफ द यूरोपियन कॉन्टिनेंट स्टिल रिमेन फ्यूडल इन 16th सेंचुरी। देखो इतने सारे चेंजेस हो रहे थे, इसके बावजूद भी यूरोप के कई सारे जो कह सकते हो आपके कंट्री थे, वहाँ पे फ्यूडलिज्म अभी भी क्या था, बचा हुआ था। और वो 18th सेंचुरी में, कब, 18th सेंचुरी तक आने की कह सकते हो, यूरोप के कई सारे हिस्सों में सब के सब कंट्री में चेंजेस नहीं आया, 16th से वो 18th सेंचुरी तक आ गया, तब तक वहाँ पे जो फ्यूडलिज्म है वो आपका बचा हुआ था, ठीक ना। तो ये नहीं समझना है कि अचानक से होती है पूरा का पूरा जो कंट्री है, जितने सारे आसपास के कंट्री सब के सब बदल जाते हैं। यहाँ पे देखो ना, एक न्यूज़पेपर जो है वो दी गई है आपके लिए, यहाँ पे एक न्यूज कटिंग दी गई, ये आपका लंदन न्यूज है। कौन सा न्यूज है बच्चों, ये है बच्चों आपका लंदन न्यूज, ठीक है ना। ये यहाँ पे कर दूँ, हाँ, ये आपका लंदन न्यूज द इलस्ट्रेटेड। इसमें एक पिक्चर छपी है, ये पिक्चर क्या है उसको समझना। यहाँ पे देखो नंदी महाराज दिख रहे हैं, यहाँ पे कोई टेम्पल दिख रही है, यहाँ पे गिद्ध बैठा हुआ है, कुछ लोग हैं यहाँ पे, जो लोग हैं वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि इन्हें की मदद करी जाए। अ न्यूज़ रिपोर्ट ऑफ ब्रिटिश न्यूज़पेपर द इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज रिपोर्टिंग अ फेमाइन इन इंडिया। अच्छा, इंडिया में एक फेमाइन आया है। अब बोलो सर ये फेमाइन क्या है, तो जो फेमाइन जो है ना वो कह सकते हो एक वो सिनेरियो है जब जो रेन है वो कई सालों के लिए पूरी तरह से रुक सी जाती है, 1 साल 2 साल 3 साल तक लगातार बारिश ही नहीं हुआ। और जब बारिश नहीं हुआ तो बताओ मुझे, क्रॉप्स हो पाया क्या, एग्रीकल्चर हो पाया क्या, क्योंकि उस वक्त जो भी एग्रीकल्चर है वो पूरी प्रॉपर इन्वायरमेंट पे डिपेंडेंट था, बारिश पे डिपेंडेंट था, मानसून पे डिपेंडेंट था। अब यदि मानसून नहीं आया ढंग से, बारिश नहीं हुई, तो एग्रीकल्चर नहीं होगी, और एग्रीकल्चर नहीं आएगा तो लोग के खाने के तो लाले पड़ेंगे ही। तो ये इंडिया को डिपेंड कर रहा है, ठीक ना।
अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक बच्चों रेनेसेंस के बारे में कि रेनेसेंस क्या होती है। तो एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है आपका बच्चों ये स्टार्ट हो जाती है। ये टॉपिक टॉपिक भी जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये अल्ट्रा इम्पॉर्टेंट आप लगा सकते हो। व्हाट इज़ द रेनेसेंस क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे एक पिक्चर्स देख पा रहे हो, इसके मैं साइड कर दूँ, ये पिक्चर्स को यहाँ लगा देता हूँ ना, यहाँ पे लगा देता हूँ ताकि मैं आपको यहाँ पे पढ़ा भी लूँ और ये आपको पिक्चर्स भी दिखा दूँ। ये पिक्चर्स को जो देख पा रहे हो वो उस वक्त के यूरोप के बारे में, यूरोपियन ट्रेडिशन को जो है वो दिखा रहा है, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है रेनेसेंस के बारे में, मैं पहले से क्लियर करूँ थोड़ा पूरा। ओ भाई क्लियर हो जा रहा तू, हाँ ये हुई ना बात। द रेनेसेंस के बारे में बच्चों आपको याद रखनी, इन 3 सेंचुरीज बिटवीन 1300 से लेकर के 1600 तक, यानी यूरोप में 1300 से लेकर 1600 तक का जो टाइम पीरियड है इसमें एक बहुत बड़ी बदलाव और चेंजेज आया। ग्रेट मूवमेंट ऑफ चेंजेज एंड डिस्कवरी जो है पूरे यूरोप में हो रहा था, है ना। इस बात को आपको ध्यान रखनी है। ये जो टाइम पीरियड है इसी को द रेनेसेंस कहा जाता है। अब बच्चों इस टाइमिंग में ऐसा क्या हो रहा था, तो बच्चों इस टाइमिंग में जो है यहाँ से इसका आंसर लिख सकते हो व्हाट इज रेनेसेंस का, कि दिस मूवमेंट रिप्रेजेंटिंग अ न्यू स्पिरिट, यानी कि जो लोग हैं उसमें एक नया जोश आ रहा था, जुनून आ रहा था। वो लोग पढ़ाई को लेकर के, है ना, वो नई नई किताबों को पढ़ रहे थे, रीड कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, वो खुद को पहचान रहे। वो एक ना ह्यूमन की जो कैपेबिलिटीज़ है, एक ह्यूमन जो है उसकी कैपेबिलिटीज, उसकी जो थॉट है, उन सभी भी बेसिकली वो काम करना शुरू करा था। इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ इज रेफर टू एज द रेनेसेंस, यानी कि जब आप में एक नई सोच का उदय होता है, आपकी जब विचारधारा चेंज हो जाती है, आपकी थॉट प्रोसेस में बदलाव आ रहा होता है, तो उस टाइम पीरियड को बच्चों हम लोग रेनेसेंस कहते हैं, ठीक है ना। ये जो रेनेसेंस है बच्चों वो एक फ्रेंच वर्ड से ली गई है जिसका मीनिंग होता है रीबर्थ, ठीक ना, और रिवाइवल। रीबर्थ या फिर रिवाइवल, ये वही रिवाइवल और रीबर्थ है। जब फ्री फायर के आप गेम खेलते हो बच्चों, फ्री फायर खेलते हो, पबजी खेलते हो, तो क्या इस गेम में कोई टर्म आती है क्या रिवाइवल वाली? तो रिवाइवल का मतलब क्या होता है, आप जब गेम्स में से आउट हो रहे होते तो उसी टाइम पीरियड में कोई आपके फ्रेंड्स आकर के आपको थोड़ी सी एनर्जी दे देती है, थोड़ी सी चार्ज कर देती है, तो फिर आप खड़े हो जाते हो, रिवाइव हो जाते हो। तो ठीक इसी प्रकार से जो यूरोपियन लोग हैं वो 1300 से लेकर के 1300 से 1600 के बीच में एक यहाँ पे रेनेसेंस का दौर चलता है, एक रिवाइवल का दौर चलता है, रिवाइवल का दौर चलता है। और यहाँ के जो लोग हैं वो अपनी कैपेबिलिटीज़ को, अपने माइंड को पढ़ना सीखना समझना वो स्टार्ट करता है। वो लोग सिर्फ और सिर्फ रीड नहीं करता है, वो पूरी दुनिया की खोज में हम निकल पड़ता है। वो मेडिवल पीरियड से जो है मॉडर्न पीरियड में एंट्री ले लेता है, एक्सपेंशन करता है ट्रेड का। वो अब जो ट्रेड है उसमें एक्सपेंशन आती है, वो एक कंट्री से निकल के बाहर के कंट्री तक में पहुंचना स्टार्ट करता है। वेजेस ऑफ डिस्कवरी चलती है। बहुत सारे इटालियन जो मर्चेंट्स, देखो लिखा है ना इटालियन मर्चेंट्स है, उसकी इंटरेक्शन होती है बाकी दुनिया के लोगों से, बाकी की सोसाइटी से, वहाँ के वेल्थ से, प्रॉस्पेरिटी से। और ये दीज वर ऑल इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द बिगिनिंग ऑफ रेनेसेंस। यानी समझो समझो, ये ठीक इस प्रकार से समझना, जब आप बच्चे होते हो फिर धीरे धीरे ग्रो करते हो, जब आप 10th और 12th पार कर लेते हो बच्चों, जब आप 10th और 12th पार कर लेते हो, जब आप खुद से इतनी आप में नॉलेज आ जाती है कि कहीं पे आप विजिट कर सकते हो, खुद से अपने आप को संभाल सकते हो, टूर पे जा सकते हो, खुद के लिए डिसीजन जब आप ले पा रहे होते हो, तब आप में एक बदलाव आता है और आप भी एक समझो कि एक आपके जीवन में एक नया दौर दौर आता है, एक नया बदलाव आता है। नई चीज़ों को आप एक्सपीरियंस कर पाते हो, नई स्थानों पे जा पाते हो, नए नए कामों कर पाते हो। आपका जो पेरेंट्स पे डिपेंडेंसी होता है पहले डिसीजन लेने में, कि जो पेरेंट्स कहते थे आप उन्हीं के डिसीजन को माना करते थे, अब वो नहीं रहती है। कब? जब 10th-12th को पार कर जाते हो। ठीक उसी प्रकार से इस टाइम पीरियड में समझना, यहाँ पे जो यूरोप है उसमें बदलाव आता है और ये भी क्या करता है, अब अपनी यहाँ के जो लोग हैं वो अपने को सुनना स्टार्ट करते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जो रिलीजन होते हैं, जो चर्च होते हैं, जो उनको पहले एक सेकेंड। और इसी टाइम पीरियड में ना एक बहुत बड़ी चेंज और होती है, एक बड़ी सी इम्पॉर्टेंट इवेंट होती है। और पता है इम्पॉर्टेंट इवेंट क्या है? वो होता है कैप्चर ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। जो कॉन्स्टेंटिनोपल होती है वहाँ पे बाइजेंटाइन एम्पायर आने की, जो रोमन एम्पायर है, एक सेकेंड देखो, कैप्चर ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल होती है। और जो कॉन्स्टेंटिनोपल है वो पता है क्या है? इट वाज द कैपिटल ऑफ बाइजेंटाइन एम्पायर, यानी कि ईस्टर्न रोमन एम्पायर। यानी कि जो रोमन एम्पायर है, यानी कह सकते हो इटली, रोम का जो ईस्टर्न वाला हिस्सा है ना, वहाँ पे एक बाइजेंटाइन एम्पायर करके जगह है, मीन्स एक एम्पायर है बाइजेंटाइन एम्पायर, उसकी जो कैपिटल है वो आपको कॉन्स्टेंटिनोपल होती थी। उस पर 1453 में अंग्रेजों ने नहीं,
ऑटोमन तुर्क के लोगों के द्वारा जो है कैप्चर कर ली जाती है। देखो आपने ये जो टर्म है ना बच्चों, बाइजेंटाइन एम्पायर के बारे में, कॉन्स्टेंटिनोपल के बारे में, ये क्लास 7th में एक चैप्टर था आपका, राइज ऑफ क्रिश्चियनिटी। राइज ऑफ क्रिश्चियनिटी करके एक चैप्टर थी ना आपकी, तो इस चैप्टर में आप पढ़ते हो इसके बारे में। तो समझना, क्रिश्चियनिटी से जुड़ी हुई एक बहुत पॉपुलर शहर है, नाम है कॉन्स्टेंटिनोपल। इस पर ऑटोमन तुर्क के द्वारा, जो ऑटोमन अम्पायर है ये मुसलमानों की कंट्री होती है, कह सकते हो इस्लामिक लोग रहते हैं, इनके द्वारा कैप्चर कर ली जाती है। एक बहुत बड़ा बदलाव था, बहुत बड़ी बदलाव था कि एक बाइजेंटाइन अम्पायर पे जो है वो उसके मेन सिटी पर जो है वो कब्जा हो जाता है। ये आप पिक्चर्स देख पा रहे हो, ये आपको पेंटिंग है जो कि शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है, पेंटिंग शोइंग द कैप्चर ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल बाय द ऑटोमन तुर्क इन 1453। इस पेंटिंग को अपने बुक्स में देख सकते हो। यहाँ पे ऑटोमन अम्पायर जो है, इसके सैनिक हैं, योद्धा लोग हैं, जो देखो बहुत सारे लोग नजर आ रहे हैं, और ये आपका रिप्रेजेंट कर रहा है कॉन्स्टेंटिनोपल को, उसको वो लोग कैप्चर कर रहे हैं। तो डेट याद रखना बच्चों, 1453 में जो है ऑटोमन तुर्क ने, यानी कि इस्लामिस्ट लोगों ने जो है कैप्चर करा था कॉन्स्टेंटिनोपल का। अ लार्ज नंबर ऑफ ग्रीक स्कॉलर। अब जब ये वाली घटना होती है ना, तो देखो वो प्रॉपर जो कॉन्स्टेंटिनोपल है, वो कह सकते हो क्रिश्चियंस लोगों की एक बहुत ही हिस्टोरिकल और रिलीजियस प्लेस था। तो वहाँ पे जितने सारे लोग, ग्रीक स्कॉलर्स जो रहते थे, वो सब वहाँ से भाग जाते हैं कॉन्स्टेंटिनोपल से, और कहाँ पहुँच जाते हैं, तो वो पहुँच जाते हैं इटली की तरफ। समझना, प्रोसेस समझो। ये ये आपके ऑटोमन लोग आते हैं। बाइजेंटाइन अंपायर जो है इस पे अटैक करते हैं। अब यहाँ पे जितने सारे स्कॉलर लोग रहते हैं, वो भाग जाते हैं कहाँ पे, इटली। और इटली क्या लेके जाते हैं, तो वो अपने साथ बहुत सारे जो स्क्रिप्ट्स हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं। कौन सा मैन्युस्क्रिप्ट, तो आपको पता होना चाहिए, रोमन अंपायर करके भी पहले एक बहुत बड़ी अंपायर हुआ करता था, जो यूरोप के बहुत बड़े एरिया को रूल कर रहा था। तो रोमन अंपायर एक बहुत ही, कह सकते हो, उस वक्त की एक बहुत ही डेवलप्ड सिविलाइजेशन थी। तो जो मॉडर्न रोमन अंपायर है, उससे रिलेटेड जो मैन्युस्क्रिप्ट है, वो चीज़ों को लेकर के लोग इटली आ जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है बच्चों, यहाँ पे क्या होता है, अब आपके सवाल में दिमाग में एक ना प्रश्न आ रहा होगा कि यहाँ पे क्या होती है। देखो, दीज स्कॉलर्स ऑफ पेट्रोनाइट, तो अभी जितने सारे स्कॉलर जो वहाँ से भाग के आते हैं, तो इटली में इन्हें प्लेस मिल जाती है रहने के लिए। यहाँ के जो लोग हैं उसको इनक्रेज करते हैं, वहाँ के रूलर्स के द्वारा इनक्रेज मिलता है। जो स्कॉलर्स हैं और जो रिच इटालियन मर्चेंट्स होते हैं, कहाँ के, इटली की कैपिटल रोम के, वो लोग उनको अपने यहाँ स्थान देते हैं। इटली में कुछ शहर है, इसको आप नाम याद रखो बच्चों, ये है आपका रोम, ये है आपका क्या बच्चों, आपको नाम याद रखनी है, पहला रोम, है ना। दूसरा बच्चों नाम याद रखनी फ्लोरेंस, दूसरा नाम क्या रखनी है बच्चों आपको, फ्लोरेंस। एक शहर है, नाम है मिलन, और एक और शहर है जिसका नाम है बच्चों वेनिस। तो इन सिटीज़ के जो लोग हैं, वो इन स्कॉलर को अपने यहाँ पे रहने की स्थान देते हैं। किनको, जो भाग करके वो इटली आया है, कहाँ से, बाइजेंटाइन एम्पायर से। एक प्रश्न है आपके लिए, थिंक एंड आंसर, सोचना बच्चों। लिखा हुआ प्रश्न तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, प्रश्न पढ़ दे रहा हूँ, क्या लिखा है। थिंक ऑफ द पीरियड बिटवीन 1300 एंड 1600 इन इंडिया। आपको 1300 से 1600 के बीच में इंडिया में क्या हो रहा है, इसके बारे में सोचना है। डू यू थिंक वर द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन इंडिया एंड यूरोप एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि उस टाइम पीरियड में इंडिया और यूरोप में क्या डिफरेंसेस है, क्या चीज़ें, इवेंट्स में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में बतानी है, ठीक ना। तो ये आपका क्या हुआ, पूरी एक प्रोसेस हुई, जिस प्रकार से 15th सेंचुरी में यूरोप में क्या हो रहा है, द रेनेसेंस और द रिवाइवल ऑफ क्लासिकल ग्रीको रोमन लर्निंग inspired and encouraged people to question and challenge long establishment idea and institutions that had been imposed on them by the church and their kings। तो अब ये जो लोग वहाँ से भाग करके आए हैं, जो ये स्कॉलर से पढ़े लिखे लोग हैं, ये बुद्धिजीवी लोग हैं, वो लोगों में उनकी कैपेबिलिटीज़ को जो है वो समझाना स्टार्ट करते हैं। वो बताते हैं, वो लोगों को ना क्वेश्चंस करवाने के लिए रेडी करते हैं, उनको चैलेंज एक्सेप्ट करवाते हैं। जो अब तक जितने भी इंस्टीट्यूशंस थे, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस थे, किंग के इंस्टीट्यूशंस हैं, जो चर्च है, वो जो भी लोगों को बताता था, लोग उसको एक्सेप्ट करते थे। जो चर्च ने कहा, जो किंग ने कहा, वो बिल्कुल पत्थर की लकीर है, इनकी बातों को कोई काट नहीं सकता था, कोई भी रिफ्यूज़ नहीं कर सकता था। लेकिन इन इन लर्निंग लोगों के आने के बाद जो है, यहाँ पे क्या होता है कि लोग ब्लाइंडली जो चीज़ों को पहले एक्सेप्ट किया करते थे, अपने चर्च और किंग्स की बात को, उन पे वो अब डाउट करते हैं।
बिना प्रूफ के वो एक्सेप्ट करने से अब मना करने लगे। यदि मान लो कोई तुमसे कहे कि जो पृथ्वी है ना, जो अर्थ है हमारा, वो ऐसे है, इस शेप में, क्या आप मानोगे? बोलोगे नहीं सर, ये बात बिल्कुल गलत है। लेकिन लेकिन उस ज़माने में ऐसा था कि जो चर्च और जो वहाँ के किंग्स ने कहा वो पत्थर की लकीर है, इन्हें एक्सेप्ट करी जाती थी और 100% इसे माना जाता था। यानी कि लोग काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस चीज़ों को फॉलो करते थे विदाउट एनी लॉजिक, है ना। ब्लाइंडली एक्सेप्ट द डिक्टेट्स ऑफ द रूलर्स एंड द चर्च, दे डिमांडेड टू नो द ट्रूथ बेस्ड ऑन लॉजिक। और अब वो क्या करने लगे, अब वो बदलाव करने लगे। वो अब क्या करते हैं, जो भी चीज़ें और स्टेटमेंट कही जाती है उसके पीछे की क्या लॉजिक है ना। मतलब अंधा अंधा होकर के जो है चीज़ों को मानना नहीं है, क्या लॉजिक है, क्या स्टोरी है, क्या ये सच में पॉसिबल है या नहीं है, इन सब चीज़ों पे वो लेकर के जो है वो क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं और बिना प्रूफ के वो चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे जो मैं आपको बताऊंगा बच्चों, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएंगी। तो अब यहाँ के बाद से जो है एक न्यू स्पिरिट ऑफ रैशनलिज्म जो है इसकी बेसिकली शुरुआत होती है। न्यू स्पिरिट ऑफ रैशनलिज्म, एक न्यू प्रकार की जो थॉट प्रोसेस है वो जनरेट होती है। लीड टू द राइज ऑफ साइंटिफिक टेम्पर। अब यहाँ पे जो लोग हैं वो अंधे होकर के सब चीज़ों पे विश्वास नहीं करते, हर एक के पीछे के लॉजिक पूछते हैं। इसको बच्चों ऐसा समझना, यदि मैं कहूँ कि अरे भाई उस रास्ते से मत जाना, क्यों? क्योंकि यहाँ पे भूत रहता है, ये क्या करता है, बच्चों को पकड़ लेता है, फिर आप क्या करोगे, इस रास्ते से जाओगे क्या? तो कोई बच्चा है सर भूत वूत कुछ नहीं होता, मैं तो जाऊँगा। और कोई बच्चा जो है मेरी इस बातों में आएगा और वो नहीं जाएगा। तो कहने का मतलब, यदि मैं यहाँ पे बोलूँ कि आगे भूत रहती है, तो आपने यदि क्रॉस क्वेश्चन करा, इसके पीछे का लॉजिक के बारे में मेरे से पूछने लगा, मैं बोलूँगा यार अब इसको क्या बताऊँ, मैं सर खुजलाने लगूँगा, मेरे पास कोई लॉजिक नहीं होगी, तब बोलूँ यार मैं हार गया। आपने बचपन में सुना होगा कि जो है ना, ये जो आपके इरेजर है, पता है वो किससे बनते हैं? वो जो इरेजर किससे बनते हैं? आपने और सुना होगा कि ये जो एग होती है ना, मैंने तो बचपन में सुना था कि एग की जो बीच वाली पार्ट होती है ना, जो येलो येलो होती है, इनसे सत्तू बनती है। इससे सत्तू बनती है, जो गर्मी के दिनों में नहीं गोल गोल के सड़क के किनारे पिलाई जाती है, ठेले पे 10-20 रुपए में मिलती है। तो यदि आपके पास कोई बात है और उसके पीछे का कोई लॉजिक नहीं है, प्रूव नहीं है, तो आप उन बातों को विश्वास नहीं करोगे। ऐसा ही चीज़ यहाँ पे यूरोप में होना स्टार्ट होता है। साइंटिफिक टेम्पर शुरू होती है, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी शुरू होती है, हर एक के पीछे की जो चीज़ें हैं उसको इंक्वायरी करना वो शुरू कर देता है। दिस साइंटिफिक टेम्पर एंड द डिजायर ऑफ इंक्वायर टू सीक द ट्रूथ लेड टू अ न्यू वेरी डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ। देखो अब कई प्रकार के अलग अलग फील्ड में जो अलग अलग चीज़ें हैं, नई नई चीज़ें हैं, वो आना स्टार्ट होता है। आर्ट के सेक्टर में आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, पेंटिंग, लिटरेचर, साइंस, टेक्नोलॉजी, एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी, सब में लॉजिक आ जाती है। जो पहले कोई बातें चर्च के द्वारा या फिर इन लॉजिकल किंग्स के द्वारा किसी लोगों के द्वारा कही जा रही है, लोग उसको मना करते हैं। रेनेसेंस स्कॉलर्स एंड थिंकर्स शिफ्टेड फ्रॉम द फोकस फ्रॉम डिवाइन अफेयर्स टू ह्यूमन अफेयर्स। यानी कि जो पहले ये जो गॉड की पावर है, यदि मैं कहूँ कि गॉड के आने की वजह से समुद्र की लहरें शांत हो गई, मैं यदि बोलूँ कि अचानक से जो तूफान आ गया है, और कोई बोले नहीं लोगों ने इतने पाप किए हैं, इस पाप का ही सजा है कि नदी में तूफान आया है, ये जो चक्रवात आई है, तो भाई ये जो डिवाइन अफेयर्स वाली बातें थी ना, जहाँ पे कहता है कुछ ये एक पावर है, कोई एक बहुत बड़ी सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, अब लोगों ने मानना इनकार कर दिया। अब वो ह्यूमन अफेयर्स के बारे में बात करते हैं, लॉजिक और रीजन के बारे में बात करते हैं, या प्रूव करो, है ना। और स्पिरिट ऑफ ह्यूमनिज्म वाज द न्यू लर्निंग सेंटर टू द न्यू लर्निंग। यानी कि अब ह्यूमनिज्म के बारे में बात करी जा रही है, आफ्टर लाइफ के बारे में बात कर रही है। हेवन एंड हेल वाज रिप्लेस्ड विद डीप एंड अबाइडिंग इंटरेस्ट इन ह्यूमन अफेयर्स। यानी कि जो पहले हेवन के बारे में बात करी जाती है, भाई ऐसे करोगे तो हेवन मिलेगी, वो यदि उल्टे पुल्टे हरकत करोगे तो हेल, यानी कि आपको जहन्नम मिलने वाली है। तो इन सब चीज़ों को लोगों ने क्या करा, रिप्लेस करा। और इसके स्थान पे कौन सा वर्ड आए, इसके स्थान पे कौन सी चीज़ें आई, तो अब वहाँ पे उनका स्थान जॉय ने लिया, शौरों ने लिया, डिज़ायर ने लिया, फुलफिलमेंट लिया, फ्रीडम एंड क्रिएटिविटी इन दिस लाइफ ने। आपने काफ़ी बार सुना होगा कि एक जीवन मिलती है, खुल के जियो, क्या करो, अपने लाइफ को अच्छे से एंजॉय करो। आपको किसी भी रूल रेगुलेशन, गॉड ने ये करा, गॉड ने वो करा, आप ऐसी हरकत करोगे तो आपको पाप लगेगा, आप ऐसी हरकत करोगे तो आप हेल में जाओगे। तो इन चीज़ों को जो है लोगों ने मानने से इनकार कर दिया, और अब उनकी जो मेन फोकस यूरोपियन लोगों की रह गई वो क्या था, जॉय, ओनली जॉय। हम जॉय करेंगे, एंजॉय करेंगे, बाकी जो होगा बाद में देख लेंगे। तो ये
जो सोच है वो लोगों के दिमाग में रेनेसेंस के बाद आती है। और अब यहाँ पे शुरू होती है वेजेस ऑफ डिस्कवरी। अलग अलग सी रूट, न्यू प्लेसेस, न्यू लैंड जो है, इसको लेकर के डिस्कवरी शुरू हो जाती है। द रेनेसेंस ऑल्सो फोस्टर्ड अ स्पिरिट ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी। और रेनेसेंस में सिर्फ जो है साइंटिफिक चीज़ें और प्रूफ्स मांगना स्टार्ट नहीं हुआ, बाकी लोगों ने क्या करी, रेनेसेंस में डिस्कवरी करना स्टार्ट करा, नए नए चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया। दिस पीरियड ब्रेड द स्पिरिट ऑफ एडवेंचर एंड द डिज़ायर टू एक्सप्लोर द अननोन। जो भी चीज़ें के बारे में ज्ञात नहीं है या फिर अधूरी जानकारी है, लोगों ने उनको रिसर्च करना स्टार्ट किया और उस पर इंफॉर्मेशन जो है वो एकत्रित करना स्टार्ट कर दिया। साथ ही साथ मैंने न्यू लैंड्स जो है वो डिस्कवर करे गए। और बट इसी टाइम पीरियड में ना एक बहुत बड़ी इवेंट ये होती है कि जो मिड 15 सेंचुरी में ऑटोमन ने जो तुर्क को अपने कब्जे में लिया, कैप्चर किया एशिया माइनर को, इसकी वजह से यूरोप और एशिया के बीच का जो कनेक्शन है वो टूट जाता है। मैं आपको मैप से दिखाता हूँ बच्चों, यहाँ पे आप मैप से देखो, मैंने आपको मैप दिखाता हूँ, मैंने मैप रखा है आपके लिए। कहाँ पे मैप है? हाँ, ये देखो। अब इस मैप को देखो बच्चों, है ना, मैंने आपके यहाँ पे मैप रखी है। इस मैप में बच्चों आप देख सकते हो कि एक तरफ आपको यूरोप दिख रही है और एक तरफ आपको एशिया दिख रही है। क्या दिख रही है? दिख रही है क्या? दिख रही है ना? देखो, यहाँ पे बच्चों आपका यूरोप है, ये हमारा एशिया है, बीच में एक कंट्री है तुर्की, और इस तुर्की है आने की ऑटोमन जो एम्पायर है। एक बार समझना, यूरोप में जैसे एक ज़माने में रोमन एम्पायर था ना, बहुत ही ज़्यादा विशाल फैला हुआ, वैसे यहाँ पे एक ना एशिया के वेस्टर्न पार्ट में यहाँ पे ऑटोमन एम्पायर होता है, वो ऑटोमन एम्पायर। तो ये ऑटोमन एम्पायर का जो तुर्की है, तुर्की ने इसके ये वाले रीजन को अपने कैप्चर में ले लिया। अब क्या होता है, जो यूरोप से पहले इस रूट से होते हुए एशिया तक ट्रेड होती थी, यूरोप से लेके एशिया तक जो ट्रेड होती थी, अब तुर्की ने क्या करा, इस रूट को अपने कब्जे में लिया। और उसने इसलिए लिया था ताकि उसको ज़्यादा यहाँ पे, चूँकि जो भी ट्रेड है वो इसी रूट से होता है, तो इस रूट से ट्रेड होता था, तो ये जो जगह काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती, काफ़ी कह सकते हो महंगा हो गया इस ज़माने में। तो ऑटोमन एम्पायर ने क्या किया, अब अंग्रेजों से कहा आपको टैक्स देनी पड़ेगी। यदि आपको ट्रेड करनी है, इस रूट से आप जाओगे, तो आप क्या करनी पड़ेगी, हैवी टैक्स पे करनी पड़ेगी। यदि हैवी टैक्स पे करता तो जो चीज़ों के दाम हैं वो राइज कर जाते, महंगा हो जाता, और ये चीज़ों के दाम जो है वो महंगा होता, तो जो प्रॉफिट है, जो ट्रेडर्स की प्रॉफिट है वो घट जाती है। इसलिए अब यहाँ पे क्या होते हैं, लोगों ने मांग करना स्टार्ट किया, यहाँ के जो किंग हैं वो अपनी कंट्रीज को रन कराने के लिए, पैसे पाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा इनकम करने के लिए, उन लोगों ने सोचा यार क्या ना कोई ना ऐसा करा जाए कि यूरोप से लेकर के एशिया तक जाने की जो सी रूट है उसको ट्राई करा जाए। क्योंकि पृथ्वी में वहाँ तक उस वक्त लोगों को ये पता है कि बहुत मैक्सिमम पार्ट पे वाटर है और बहुत कम पार्ट पे जो है वो लैंड है। तो क्यों ना ऐसा करा जाए कि कुछ सी रूट के बारे में खोजा जाए, जहाँ से हम लोग क्या करें, यूरोप से डायरेक्ट एशिया, इंडिया, चाइना की तरफ जाए और हम लोग क्या करें, ट्रेड करें। तो इसी सोच के साथ जो है डिस्कवरी होना स्टार्ट होता है, अलग अलग इलाकों पे जाना स्टार्ट होता है और नई नई चीज़ों की जो है वो खोज होती है। द तुर्क्स ऑल्सो टू कंट्रोल टू द मेन पोर्ट्स ऑफ ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सी, है ना, ये देखो यहाँ पे मेडिटेरियन सी है, ये देख पा रहे हो, ये जो है मेडिटेरियन सी है। तो जो मेडिटेरियन सी के जो इलाके हैं इन सब पे भी तुर्क लोगों ने कंट्रोल करा, और जब मेडिटेरियन सी के किनारों में कंट्रोल करा गया तो अब जो है ट्रेड करना यूरोपियन के लिए मुश्किल हो गया। She raided European ships and imposed heavy taxes on the goods passing through their land। तो उन लैंड से होकर के जाने वाले जितने भी टैक्सेस गुड्स हैं, यानी कि सामान हैं, उन पे हैवी टैक्स लगा दिया। इसके वजह से ग्रेट ब्लो टू यूरोपियन ट्रेड विद द ईस्ट। तो अब जो ईस्ट के साथ व्यापार हो रहा था, ट्रेड हो रहा था, वो अब थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो गया। तो अब उस वक्त ना एक नई चीज़ की डिमांड बढ़ी यूरोप में, और डिमांड पता है क्या था, अर्जेंट नीड टू फाइंड एन अल्टरनेट सी रूट। एक अलग और डिफरेंट सी रूट खोजने की बात शुरू होती है। कहाँ के लिए? तो यूरोप से बच्चों कहाँ तक, यूरोप से जो है वो एशिया के लिए, जहाँ पे आपका इंडिया है ना, इंडिया है, चाइना था, और जो अदर कंट्रीज़ है इंडिया के अराउंड में जहाँ से वो ट्रेड क्या करता था यूरोपियन लोग, अंग्रेज लोग, उसके लिए इसने क्या किया, उसको लगा कि अब अल्टरनेट सी रूट ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ से ग्रेट वेजेज मतलब क्या हुआ, जर्नी, है ना, समुद्र की जर्नी वो शुरू होती है और एक्सप्लोरेशन शुरू होता है, वर अंडरटेकन लीडिंग टू ग्रेट डिस्कवरीज ऑफ न्यू रूट्स। और उसके बाद से नए नए रूट्स जो खोजे गए और साथ ही साथ नए नए लैंड्स खोजे गए। मैं आपको बताऊं, एक बहुत मज़े की बात बताऊं, आप ना इस मैप को देखो,
मैं आपके लिए एक और मैप लेकर के आया हूँ। इस मैप को बच्चों ध्यान से देखो। ये जो मैप है ना, ये जो मैप है, ये जो मैप है, इस मैप में आपको पूरी वर्ल्ड जो है वो आपको इस एक मैप में नज़र आ रहा होगी। तो ये पूरा वर्ल्ड मैप है ना, देखो लिखा हुआ है। ये कौन सी मैप है बच्चों? तो ये आपका वर्ल्ड मैप है, ठीक है ना। तो ये जो वर्ल्ड मैप है, इसमें क्या होता है कि यहाँ पे आपको ना ये जो सर्कल से दिख रही है, ये आपका यूरोप है। ये क्या है बच्चों आपका? ये आपका यूरोप है। और यहाँ पे देखो इंडिया दिख रहा है, प्यारा भारत। ये देखो हमारा पड़ोसी चाइना है, इधर बाकी सारे कंट्रीज वगैरह है। तो यूरोप से जो है वो बेसिकली ट्रेड होता है। यूरोप से ट्रेड होता है कहाँ पे? इंडिया इंडिया की तरफ। और ट्रेड करने के लिए बेसिकली वो लोग, देखो यहाँ पे आपको तुर्की नज़र आ रही है। तो यूरोप से तुर्की, तुर्की से ईरान, ईरान से पाकिस्तान, और फिर वो इंडिया पहुँच जाता था। तो इस रूट से बेसिकली व्यापार हो रही है। लेकिन तुर्की ने यहाँ पे जब कब्जा करा, तो अब यूरोपियन लोग के पास उपाय नहीं है, वो इधर से होकर के आ नहीं पा रहा है ना। वो इधर से होकर के आ नहीं पा रहे क्योंकि यहाँ पे तुर्की है। और इधर से मान लो कैसे वो होकर के चाइना से ये जो है पूरा हिमालय को पास करके यहाँ तक पहुँचेगा। तो बेसिकली समझना कुछ ऐसी सीनरी थी कि वो जो लोग हैं अब बाय लैंड तो इंडिया नहीं आ पाता। तब वहाँ के लोगों को लगा, वहाँ की जो किंग्स वगैरह हैं, उन जो कंट्रीज़ हैं, उनको लगा कि यार यदि ऐसा हुआ तो ट्रेड यदि नहीं होगी तो बहुत लॉस हो जाएगा। तो लॉस को कवर करने के लिए उसने सोचा चलो सी रूट से जाया जाए। जैसे कि यहाँ पे देखा सर सी दिख रही है इधर से, बट सी रूट से जब यहाँ तक आने का प्रयास करें तो यहाँ पे बीच में ना लैंड थी, सारे जो है वो प्रॉपर कनेक्टेड नहीं थे, तो इधर से भी नहीं आ सकता है। तब उन्हें लगा यार क्यों ना कुछ ऐसा करा जाए कि भाई चूंकि सारे जो इंडिया है वो भी समुद्र के किनारे है, तो क्यों ना सारे समंदर जब आपस में जुड़े हुए हैं तो किनारे किनारे से ही जाया जाए तो हम लोग यहाँ इंडिया तक पहुँच सकते हैं। बट ये चूंकि फर्स्ट टाइम पूरी दुनिया में हो रही है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो यात्रा है वो 60 दिन से ज़्यादा का समय का होता है। और प्रॉपर कोई कंपास वगैरह नहीं है। आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, समंदर बीच में जब खो जाते हो तो कुछ पता ही नहीं चलता है। क्योंकि आप इस मैप को देखो, जितने में आपको लैंड नज़र आ रही है ना, जितने में आपको लैंड नज़र आ रही है, देखो उतना तो समंदर भी है ना। देखो यहाँ पे ये पूरा समंदर है। ये जो पूरा है, ये जो पूरा है बच्चों, ये पूरा ओशन दिख रहा है आपको यहाँ पे देखो पूरा ओशन आपको नज़र आता है। तो जितने में आपका लैंड है उतने में तो ओशन भी है, समुद्र भी है, सी भी है, तो काफ़ी कन्फ्यूज़न। तो उन्हें लगा यार क्यों ना किनारे किनारे से चला जाए, तो एक ना एक दिन जो है यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो इसीलिए उसने इसकी यात्रा जो स्टार्ट करा। अच्छा, उस वक्त एक ये भी इन्फॉर्मेशन थी कि पृथ्वी ना राउंड है। तो यदि पृथ्वी राउंड है और यहाँ से हम यात्रा स्टार्ट करेंगे, इधर से चलना शुरू करेंगे, इधर से चलना शुरू करेंगे, तो फिर पीछे से होकर के एक टाइम में फिर यहीं पे पहुँच जाएंगे। इसीलिए यूरोप से दो तरह की, टू डायरेक्शन में जो है इंडिया तक पहुँचने के लिए रास्ते ढूंढे गए। पहला ट्राई करा गया वेस्ट होकर के जाना, और दूसरा ट्राई किया गया लैंड से होकर के जाना। तो ये जो लैंड से होकर के जाने वाला रास्ता ये भी सफल होता है, और इसे कहा गया केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप एक बड़ी उम्मीद के साथ जो है इस रूट से यहाँ तक साउदर्न पार्ट तक जो है अफ्रीका के पहुँचा गया। अब यहाँ से जो है इंडिया तक जाना आसान हो गया था। उसने लगभग आधी यात्रा अपनी पूरी कर ली थी। तो केप ऑफ गुड होप की डिस्कवरी हुई। ये जो चीज़ है वो 1498 में बेसिकली इंडिया तक पहुँच पाया गया था, और केप ऑफ गुड होप जो वो 1947 तक में हो गया था, सॉरी 1497 में। और इंग्लैंड से यूरोप से बेसिकली वेस्ट की ओर जाने की जो थॉट थी, इसके वजह से यहाँ से जब ये वेस्ट में गया तो पता चला एक नया लैंड की डिस्कवरी हुआ, और ये अमेरिका कहलाता है। और सोचो ना उस वक्त से पहले ये यहाँ भी एक कोई कॉन्टिनेंट है, ये जो कॉन्टिनेंट है ना, ये जो आपका नॉर्दर्न हिस्सा है, ये जो आपका साउदर्न हिस्सा है, जो नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, इसके बारे में यूरोप के लोगों को, एशिया के लोगों को, अफ्रीका के लोगों को पता ही नहीं था। क्योंकि आज तक यहाँ के लोगों ने ये बड़ी सी जो समंदर है ना, ये जो समंदर है, इस समंदर को किसी ने पार ही नहीं किया था। तो यही डिस्कवरी के चक्कर में ये लोग गलती से पहुंच जाता है इस जगह पे, और एक नई लैंड, नई कंट्री और अमेरिका जो है उसकी डिस्कवरी हो पाती है। फिर पूरी दुनिया के जो लोग हैं, खास करके यूरोप के जो लोग हैं, वो वहाँ पे जाते हैं और फिर वहीं पे अमेरिका में सेटल होने लगते हैं। और अमेरिका आज हमारे सामने जिस रूप में दिख रहा है वो नज़र आता है, ठीक है ना। आई थिंक आपको ये जो चीज़ें हैं वो समझ में आ गई होगी। अब हम लोग इंपॉर्टेंट डिस्कवरी जो है बच्चों से फटाक से कंप्लीट कर लें। इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज कि उस वक्त क्या क्या डिस्कवरीज हुए हैं, फास्ट फॉरवर्ड वे में बिल्कुल। देखो तो इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज क्या क्या हुआ, तो आपको याद करनी 15th सेंचुरी में एक किंग है, कहाँ के, तो पुर्तगीज प्रिंस है। अच्छा किंग नहीं, प्रिंस है, पुर्तगील प्रिंस है। अभी भी एक कंट्री है, नाम है इसको हिंदी में बच्चों पुर्तगाल कहते हैं, है ना, और इंग्लिश में पुर्तगीज़ तो अभी भी है। तो पुर्तगीज के प्रिंस नाम था हेनरी,
नाम है हेनरी द नेविगेटर। इसने सेवरल एक्सपेडिशन टू द एक्सप्लोर ऑफ द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका के वेस्टर्न पार्ट में जाने के लिए, अफ्रीका के वेस्टर्न पार्ट में जाने के लिए, जैसे यहाँ पे देखो ये यूरोप है, ये यूरोप है, तो यूरोप से कहाँ से, यूरोप से बेसिकली कह सकते हो यूरोप से अफ्रीका के वेस्टर्न पार्ट पर जाने के लिए एक उसने यात्रा स्टार्ट करी, एक जर्नी शुरू करवाया। ही प्रिपेयर्ड मैप्स बेस्ड ऑन दिस एक्सप्लोरेशन, जो भी इंफॉर्मेशन उस वक्त था उसके अकॉर्डिंग उसने मैप बनवाया। और 1488 में, ये याद रखना कब, तो 1488 में इन्होंने जो है वो एक एक्सपेडिशन भेजा, यानी कि एक ग्रुप्स ऑफ पीपल्स को भेजा ताकि रिसर्च करी जाए और देखा जाए, उस रूट के बारे में पता लगाया जाए। और इस एक्सपेडिशन का जो लीडर था वो उसका नाम था बच्चों बर्थोलोम्यू डियाज। क्या इसका प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, आप पढ़ो, बर्थोलोम्यू डियाज, है ना। और ये पहुंच जाता है साउदर्न टिप ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। दिस लेटर कम टू बी नोन एज द कैप ऑफ गुड होप, तो बाद में ये जो रास्ता है केप ऑफ गुड होप के नाम से जाना जाता है। सॉरी, मैंने यहाँ पे ना आपको जो बताई थी 1497, तो ये 1497 नहीं है, ये बच्चों आपका 1488 था, ठीक ना। ये आपको याद रखनी है कि 1488 में जो है केप ऑफ गुड होप के बारे में सफलता मिला है। उसके बाद है 1497 का टाइम आता है, और यहाँ पे देखो पुर्तगीज एक्सप्लोरर है, नाम है वास्को ड गामा। क्या नाम है, वास्को द गामा, वास्को डिगामा भी कहते हैं। तो 1497 में वास्को डिगामा जो है वो इसी केप ऑफ गुड होप से जाते हुए पहुँचता है, और ही क्रॉस द इंडियन ओशन, वो इंडियन ओशन को पार करके वो इंडिया पहुँच जाता है। और इंडिया के कौन से शहर में गया, तो कैलिकट गया, जो वर्तमान में केरला में है। कहाँ पे बच्चों, केरला में है। और इसे जो है केरला की जो कालीकट है ना, वो शहर को अभी के समय में कोझिकोड कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग बच्चों, देखो इसको मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ, इसे बच्चों हम लोग कहते हैं कोझिकोड। अभी के समय में इसे हम लोग कोझिकोड के नाम से जानते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। और फिर 1498 में देखो, 1497 में इसने अपनी जो बेसिकली कह सकते हो जर्नी है वो पुर्तगाल से स्टार्ट करा, और 1498 में वो इंडिया पहुँच जाता है। और इस प्रकार से उसने डिस्कवर करा सी रूट टू इंडिया, इंडिया तक आने की जो रास्ते हैं उसकी उसने बेसिकली डिस्कवरी करा। आपके सामने एक प्रश्न आता है, हु डिस्कवर इंडिया, कई बार ये प्रश्न आपके आते हैं, हु डिस्कवर इंडिया। बच्चों आप ना गलत करते हैं, ये क्वेश्चन ही एक्चुअली गलत होती है। डिस्कवर किसी ने इंडिया की नहीं करी है, बल्कि सी रूट को डिस्कवर करी है। किसकी स्टडी बेसिकली डिस्कवरी करी है, तो सी रूट टू इंडिया। और वो किसने करा, वास्को ड गामा ने किया, जो कि पुर्तगीज का था। कब करा, तो 1498 में करा, ठीक ना। अब आगे है इसी टाइम पीरियड में देखो, 1498 में नहीं बल्कि 1497 में क्रिस्टोफर कोलंबस नाम के एक अलग आपके जो है समुद्र यात्री आता है, सेलर आता है। ये इटालियन सेलर होता है जो कि रहता स्पेन में है। बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से जैसे आपको पता है ना, आपको पता है कि आपका जो है विलेज कहीं और है और आप किसी और सिटी में रह रहे होते हो, और कहीं और आप स्टडी कर रहे हो, अपने एजुकेशन पा रहे हो। ठीक उसी प्रकार से कोलंबस जो है, क्रिस्टोफर कोलंबस, वो रहता है इटली का, बट रहता स्पेन में है। मतलब है वो ओरिजिनली इटली का, बट स्पेन में रह रहा होता है, और वहाँ से वो वेस्ट वर्ड डायरेक्शन की तरफ यूरोप से निकलता है। देखो यहाँ पे यदि हम यूरोप से यहाँ पे यूरोप है, इस यूरोप से हम लोग वेस्ट की तरफ जाएंगे, इस यूरोप से हम लोग वेस्ट की तरफ जाएंगे बच्चों, इस यूरोप से वेस्ट की तरफ जाएंगे, तो मेरे साथियों कहाँ पे पहुँच जाएंगे हम, तो बच्चों हम पहुँच जाएंगे अमेरिका। तो यहाँ पे वही चीज़ें होती है। ये जो है क्या करता है, 1492 में अपनी बेसिकली जर्नी को शुरू करता है स्पेन से, और वेस्ट की तरफ जाता है, और वो कोलंबस वाज श्योर दैट कुड रीच द ईस्ट इफ ही सेल वेस्टवर्ड। उसे लगता था कि यदि हम वेस्टवर्ड की तरफ जाएंगे, वेस्ट में जाएंगे, तो भी हम ईस्ट पहुंच जाएंगे, चूंकि पृथ्वी राउंड है। आफ्टर सेलिंग वेस्टवर्ड, वो पूरे वेस्टवर्ड जाता है, और अटलांटिक ओशन को पार करने में उसे 2 महीने की समय लगता है। पूरे 60 दिन, सोचो ना, वो प्रॉपर यात्रा की जा रहा है। मैं आपको यहाँ पे एक वीडियो दिखाता हूँ, मैं आपको यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिखाता हूँ जो कि मैंने आपके लिए अरेंज करा था। क्या मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ, चलो ऐड करते हैं। मैं आप पे ऐड करता हूँ, मैं आपके लिए बच्चों यहाँ पे ऐड करता हूँ। कैसे ऐड होगा बच्चों ये, हाँ, तो बच्चों इस पिक्चर को आप देख सकते हो। इन पिक्चर्स में यहाँ पे आपको जो उस वक्त के एंशियंट जो पिक्चर्स हैं वहाँ पे देख पाओ किस प्रकार के बोट्स हुआ करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो जो लैंड्स है, ये आपको देखो, ये आपको प्रॉपर यहाँ पे यूरोप दिख रहा है, ये आपका अमेरिका है। यहाँ से ये इस प्रकार से सेल करता है, बोट कुछ ऐसा होता है, ठीक ना। आप इमेजेस को देखो, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे क्रिस्टोफर कोलंबस निकल पड़ता है, और 2 मंथ्स के बाद बच्चों को कहाँ पहुँच जाता है, अटलांटिक ओशन को पार करके
कैरिबियन आइलैंड में पहुंचता है, जो कि अमेरिका, प्रेजेंट टाइम अमेरिका का पार्ट है। उन्हें लगा वो पहुंच जाएगा इंडिया, पर गलती से मिस्टेक हो गया और वो निकल पड़ा कहाँ पे, वो चला गया बच्चों कहाँ पे, तो वो अमेरिका पहुंच गया। ठीक ना। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट बच्चों हमारा, ही अंडरटूक मोर voyages एंड डिस्कवरीज सेवरल मोर आइलैंड इन द कैरिबियन सी। अब ये जो कोलंबस है, जब कैरिबियन तट पे पहुंचा, अमेरिका पहुंचा, तो वहाँ पे रुका और आसपास के जितने भी छोटे मोटे आइलैंड्स थे वहाँ तक पहुंचा। वो उस वक्त जो है वेनेजुएला भी जाता है, ठीक है ना, कहाँ पे जाती है, प्रेजेंट टाइम जो वेनेजुएला है वो नॉर्दर्न अमेरिका की नीचे एक कंट्री, वहाँ तक पहुँचता है वो। और इस प्रकार से जो एक नई कॉन्टिनेंट की यानी कि अमेरिका की जो है वो डिस्कवरी हो जाती है। अब आगे लिखा है कि स्पेन एंड पुर्तगाल डिवाइडेड न्यूली डिस्कवर्ड लैंड्स इन ईस्ट एंड द वेस्ट बिटवीन देमसेल्फ। अब उसने जो डिस्कवरी हुई है, देखो दो डिस्कवरी हुई है ना, कौन सी दो डिस्कवरी हुई, एक एक आपके वेस्ट में डिस्कवरी हुई है, पहला पहला वेस्ट में डिस्कवरी हुआ है जो अमेरिका के नाम से जाना जाएगा, और दूसरा उसने इंडिया तक आने का केप ऑफ गुड होप से रास्ता ढूंढ लिया है। तो इंडिया आपका ईस्ट में है, तो ईस्ट को और वेस्ट को किसने, स्पेन ने और पुर्तगाल ने डिवाइड कर दिया, अपने आप में बांट लिया। दिस डिस्कवरी लेड टू द स्टडी ग्रोथ एंड ट्रेड ऑफ कॉमर्स। और जब ये डिस्कवरी हो गई ट्रेड की न्यू जगह की और ट्रेड रूट की, बेसिकली जब डिस्कवरी हो जाती है तो ट्रेड और कॉमर्स दोनों बढ़ता है। मर्चेंट जो है वहाँ के रीच होते हैं, और मर्चेंट के रीच होने से जो वहाँ की कंट्री है उस कंट्री के किंग को भी बहुत सारे पैसे मिलते हैं, वो भी धीरे धीरे वेल्दी हो जाता है। वहाँ के जो रूलर्स हैं, टू बिल्ड प्रोस्पेरस स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल स्टेट्स, दिस किंग्स द किंग्स डिपेंडेंस ऑन फ्यूडल लैंड ग्रेजुअली डिक्लिन। अब इसके वजह से क्या हुआ कि जो पहले फ्यूडल सिस्टम था ना, जो फ्यूडल सिस्टम क्या था, किंग को सपोर्ट करने के लिए था, किंग को फंड करने के लिए था। लेकिन अब जो किंग को है उसको पैसा रिच मर्चेंट से मिल जा रहा है, ट्रेड एंड कॉमर्स से मिल जा रहा है। तो जो आपका किंग है ना, वो अपने आप में इतना इनॉर्मस और वेल्दी होने लगा है कि उन्हें फ्यूडल की आवश्यकता नहीं है। तो अब जो फ्यूडल सिस्टम है वो बेसिकली खत्म होने लगा। जो वेल्दी मर्चेंट्स थे वो प्रोफेशनल क्लास कंसिस्टिंग ऑफ डॉक्टर्स, लॉयर, टीचर्स ईटीसी फॉर्म द मिडिल क्लास। तो अब जब लोगों के पास पैसे आने लगे तो मिडिल क्लास की फॉर्मेशन होती है। डॉक्टर, लॉयर, टीचर हैं, इनके पैसे बढ़ जाते हैं, इनकी इनकम बढ़ जाती है, और मर्चेंट इन द पार्टिकुलर बिकम द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। और उस वक्त उस ज़माने जो मर्चेंट है, व्यापारी हैं, वो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सेक्शन था सोसाइटी का। उसने सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करा ग्रेटली टू द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन काइंड। और अब सोचो ना, समाज में आपके जो मर्चेंट हैं, ट्रेडर्स हैं, इनकी वजह से धन दौलत आ रही है, और ये एक बहुत ही बड़ी क्लास बन गई थी उस ज़माने में। आपको करनी क्या है, बाकी के आसपास की कंट्री में जानी है, वहाँ से सामान उठाना है, अपने कंट्री में कम दाम में बेचनी है, और अपने कंट्री के लोगों को लाभ पहुँचाना है। तो इस प्रकार से जो है बच्चों, ये मर्चेंट जो है एक इन्फ्लुएंशियल सेक्शन बन के रह गया। दीज डिस्कवरीज ऑल्सो इनरिच्ड पीपल्स नॉलेज ऑफ वर्ल्ड ज्योग्राफी। और यहाँ से जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है इसकी भी नॉलेज बच्चों बाकी लोगों को, बेसिकली जो लोग हैं उनको होने लगी। अब यहाँ से इकोनॉमिक चेंजेस होती है यूरोप में, सेट इन मोशन द प्रोग्रेस ऑफ कॉलोनाइजेशन। और यहाँ से जब वहाँ के लोग थोड़े रीच होने लगते हैं तो अपना वो इन्फ्लुएंस एशिया में, अफ्रीका में और लैटिन अमेरिका में पहुँचाना शुरू करते हैं। उसके बाद से कॉलोनाइजेशन का दौर शुरू होता है, कॉलोनाइजेशन का, यानी कि अब वो क्या कहता है, व्यापार करते करते थोड़ी लालच बढ़ती जाती है, तो वो अफ्रीका को, एशिया को, लैटिन अमेरिका को अपना कॉलोनी बना लेता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वन शॉट में हम लोग इस वीडियो को पूरी कंप्लीट करेंगे, इस पूरे चैप्टर को जो है वो पढ़ के खत्म करेंगे, ठीक है ना। तो अब जो हमारा बच्चों नेक्स्ट टॉपिक बच्चों जो है वो है रिफॉर्मेशन। चलिए बहुत ही शॉर्ट में आपको रिफॉर्मेशन जो है आपको वो भी समझा दूँ। तो बच्चों रिफॉर्मेशन में आपको याद रखनी है, देखो फॉर्म मतलब क्या होता है, फॉर्म मतलब क्या होती है, बनाना, कोई चीज़ को बनाना फॉर्म कहते हैं। तो रिफॉर्मेशन आने की दोबारा क्या करनी है बच्चों, आपको दोबारा अगेन फॉर्म करना, अगेन किसी चीज़ को बनाना, कोई चीज़ खराब हो जाए, टूट फूट जाए, उसके बाद रिफॉर्म करना, दोबारा बनाना, रिफॉर्म कहलाएगी। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड रिलीजन वॉज सेंट्रल टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस। देखो ह्यूमंस के लिए ड्यूरिंग मेडिवल टाइम पीरियड में जो रिलीजन है वो एक बहुत ही ज़्यादा हॉट टॉपिक हुआ करता था। इसके साथ जरा सा भी छेड़छाड़ किसी प्रकार से बर्दाश्त नहीं की जा सकती थी। जो भी कुछ हम लोग
अभी जो साइंस और फिजिक्स के बारे में बातें करती हैं, ऐसा कुछ नहीं था। जो भी इवेंट्स हमारे आसपास में हो रही, कुछ अनएक्सपेक्टेड हो रही, उन सब के पीछे हम लोग गॉड का नाम देते थे, ये गॉड की वजह से हो रही है, साइंस कुछ नहीं है, कोई भी लॉजिक नहीं है। बट यहाँ पे आके ना बदलाव होती है। द लाइव्स ऑफ पीपल इन यूरोप रिवॉल्व अराउंड द रोमन कैथोलिक चर्च एंड इट्स सुप्रीम हेड द पोप। देखो वहाँ पे क्या है, यूरोप में क्या है कि जो जो भी लोग हैं, उनका जो लाइफ है वो बेसिकली रोमन चर्च और जो उसके सुप्रीम हेड यानी कि जो पोप हैं, इन दो के बातों पे ही टिका हुआ रहता था। यानी कि जो बात चर्च ने कही और प्लस जो पोप ने कहा, ये पोप कौन है, हेड ऑफ रिलीजन है, तो इनकी बातों को बिल्कुल सराखों पे रखनी है, पत्थर की लकीर है। पूरे समाज को, समाज की जो विचारधारा है वो चर्च और पोप मैनेज करता था, कंट्रोल करता था। जैसे अभी के समय में बहुत सारे रिलीजन ऐसे हैं जहाँ पे ह्यूमंस को उतनी फ्रीडम नहीं है। वो जो लोग हैं वो अपने जो हेड ऑफ रिलीजन है या फिर जो उनके प्लेसेस है जहाँ पे वर्शिप प्लेसेस है, उन प्लेसेस के लोगों के द्वारा जो आदेश आया, जो बातें कही गई, बस उन्हीं को आंख बंद करके फॉलो करनी, फोकस करनी, उसे क्रॉस क्वेश्चन नहीं करनी है। ऐसा हमारे आसपास के रिलीजन में होती है। तो सेम ऐसा ही वहाँ पे पहले था। द ऑथोरिटी ऑफ द पोप वाज एब्सोल्यूट एंड कुड नॉट बी क्वेश्चन और चैलेंज। हाँ, वो जो ऑथोरिटी है किसकी, जो ऑथोरिटी है यानी कि चर्च की, उसको आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। जो भी उसने कहा, जैसा भी उसने कहा, आपको उन्हें एक्सेप्ट करनी है। और लोगों को इस प्रकार से ट्रेंड करी गई थी कि लोग एक्सेप्ट करते थे, क्रॉस क्वेश्चन करने का कोई सवाल नहीं, कोई स्थान नहीं है। ऐसे ही अभी भी हमारे आसपास कोई रिलीजन है, जैसा कहा जाता है वैसे ही करनी है, क्रॉस क्वेश्चन करने की कोई सिस्टम नहीं। जैसे आज देखो, आज हमारे यहाँ सरस्वती पूजा है ना, सरस्वती पूजा है, और अभी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरे को कोई कुछ नहीं कह रहा है आपको जाना है टेम्पल, नहीं जानी है, पूजा करनी है नहीं करनी है। मैं अपने श्रद्धा भाव से, मुझे लगेगा तो मैं जाऊँगा, रेडी होऊंगा, और वैसे मैं जाऊँगा, बता रहा हूँ, बट कोई दबाव नहीं है। लेकिन कुछ कुछ रिलीजन अभी भी ऐसे हैं यहाँ पे पूरी तरह से दबाव होती है सोसाइटी का कि आपको जाना ही जाना है, नहीं जाओगे तो आप उसके गॉड के अच्छे फॉलोवर्स नहीं हो, ऐसा माना जाता है। और ठीक इसी प्रकार से जो यहाँ पे ऑथोरिटी ऑफ पोप वाज एब्सोल्यूट एंड कुड नॉट बी क्वेश्चन और चैलेंज, उसको आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, ऐसी चीज़ें थी। पीपल वर टॉट टू फोकस ओनली ऑन डिवाइन एंड स्पिरिचुअल मैटर थ्रू आउट देयर लाइफ। उस पीपल्स को, लोगों को पूरी तरह से अपने पूरे जीवन में सिर्फ और सिर्फ गॉड को याद करना, उनकी बातों को फॉलो करना, जो बाइबल से में लिखी हुई चीज़ें हैं, पता नहीं बाइबल में लिखने वाले जो लोग हैं वो न, जैसे मान लो जिसकी कंट्रोल में है वो कुछ चीज़ें ऐड भी कर सकती है अपने मुताबिक। तो जो भी है, मैं इस पे जा नहीं रहा हूँ कि और सवाल नहीं कर रहा हूँ कि उसमें गलत चीज़ें लिखी हुई है, पर ये हो सकती है ना कि इसमें बदलाव किया जा सकता है। जो पहले बाइबल लिखा गया हो, जो प्योर बाइबल है, अब उसमें थोड़ी पूरी चीज़ें चेंजेस हो गई हो, तो उस प्रकार की है, बट क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, है ना। और सिर्फ लाइफ आफ्टर डेथ की जो उसके बारे में बात हो रही, ब्लाइंड फेथ वाज प्रोपगेटेड एंड पीपल वर कंडीशनड टू बिलीव दैट द ओनली पाथ ऑफ सैल्वेशन वाज थ्रू कंप्लीट एंड टोटल सरेंडर टू द डॉक्ट्राइन ऑफ चर्च। यानी कि आपको पूरी तरह से चर्च के प्रति सरेंडर कर देनी है, और तभी जाकर आपके जीवन में मौज हो सकती है। फिर लाइफ आफ्टर डेथ की जो कॉन्सेप्ट है वो लोग मानते थे। लेकिन यहाँ के बाद जो है थोड़ी सी चेंज आना स्टार्ट होती। क्रिश्चियन मॉनेस्ट्री जो है वो एक एक्सक्लूसिव सेंटर बन गया एजुकेशन का। जो मोनोपोली है एजुकेशन का, वो चर्च के द्वारा नहीं, चर्च ही एजुकेशन दे रहा है, और वो अपने मुताबिक लोगों को जो है रिलीजियस नॉलेज ही सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। ऑपोजिशन टू द टीचिंग ऑफ चर्च वुड इंक्योर द wrath ऑफ द पेपसी एंड ऑफन लीड टू द ट्राइबल पनिशमेंट। यदि आप क्या करते हो, अपोज करते हो, चर्च जो आपको सिखा रहा है उसके अगेंस्ट जाते हो, तो आपको जो है समाज से निकाला जा सकता था, और इवन आपको एक बहुत टेरिबल पनिशमेंट भी दी जा सकती है। अपार्ट फ्रॉम स्पिरिचुअल पावर, द पेप्सी वाज ऑल्सो डीपली इन्वॉल्व इन द पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ क्रिश्चियन यूरोपियन स्टेट्स। Ruler of these states were appointed and dismissed by the Pope and subjected to the doctrine and regulation of the church. तो यहाँ पे जो है पेप्सी कौन है बच्चों? ये आपके कह सकते हो रिलीजन के जो प्रमुख अथॉरिटी होते हैं, ऑफिसर्स लोग होते हैं, पोप के इर्द गिर्द जो काम करने वाले लोग हैं, या फिर पोप के जो मैसेजेस हैं उनको, उनका जो पावर है वो स्पिरिचुअल पावर तो है ही, लोग उसको स्पिरिचुअली रिलीजियसली फॉलो करते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ पॉलिटिकल अफेयर भी है, पॉलिटिकल पावर भी है। जैसा वो पॉलिटिकल जो है कह सकते हो किंग को डायरेक्शन दे रहा है,
रूलर को डायरेक्शन दे रहा है, उसके अकॉर्डिंग चलती है। क्या आपको अभी लगता है कि ऐसा कोई स्टेट्स अभी के समय में होगा, कोई स्टेट्स यहाँ पे अभी के समय में होगा जो प्रॉपर रिलीजन के जो हेड हैं उनके आदेशानुसार, जो रिलीजन के कह सकते हो अथॉरिटी होते हैं, उनके अनुरूप स्टेट्स कार्य कर रहा होता है। स्टेट्स की अपनी कोई विचारधारा नहीं है, कोई थॉट प्रोसेस नहीं है, जो रिलीजन के अकॉर्डिंग है कहा जाएगा, जो सही लगेगा रिलीजन को, ठीक उसी अनुरूप जो स्टेट्स है उसको रूल करा जाएगा। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो पहले हो रही थी, और यदि अभी ऐसा होता है तो कहाँ ऐसी चीज़ें होती है बच्चों, आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, ठीक है ना। क्या आपको लगता है कैसा होता है कहीं पे? मैं आपको कुछ ऑप्शन देता हूँ। आपके सामने ऑप्शन हमारे पड़ोसी देशों का, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है ना, भूटान है कि नहीं, नेपाल है। बताओ कहाँ पे रिलीजियस जो पीपल होते हैं उनका इफेक्ट, प्रभाव ज़्यादा होता है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए है, जरूर उसमें कमेंट करना। मैं भी आपकी जो थॉट प्रोसेस है थोड़ा जानना चाहता हूँ, आप कैसे सोचते हो। एट द चर्च बिकम इंक्रीजिंगली वेल्दी, और इसके वजह से जो सारे जो लोग हैं वो चर्च के इर्द गिर्द ही उनका जीवन यापन चल रहा है, तो चर्च बहुत वेल्दी हो गया है। और जो चर्च में काम करने वाले लोग हैं वो बहुत पावरफुल हो गए हैं, क्लर्जीमैन हो गए हैं। प्रीस्ट जो हैं वो एक बहुत ही मस्त और ईज लाइफ, लग्जरी लाइफ और ऑपुलेंस लाइफ जीना स्टार्ट कर दी हैं। वे जो लोग हैं पूरी तरह से करप्ट हो गए हैं, इमोरल हो गए हैं, और लॉस्ट इंटरेस्ट इन द वेलफेयर ऑफ द पीपल। अब वो लोगों की भलाई के लिए कार्य नहीं कर रहे, बल्कि वो क्या हो गए हैं, वो पीपल जो है पूरी तरह से अपने इंटरेस्ट में खो चुके हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें, इस प्रकार का जो सीनेरियो है वो वहाँ पे था। तो अब इन सबको बदलने की बारी थी, है ना। तो अब देखो रिफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ। तो रिफॉर्मेशन का जो बच्चों डेफिनेशन है, देखो अभी जो मैंने यहाँ पे पढ़ा था ना रिफॉर्मेशन, ये ऊपर में, तो ये रिफॉर्मेशन तो बस जो टॉपिक था उसकी यहाँ पे बस इधर आपको एक्सप्लेनेशन मिली है, बट जो मेन डेफिनेशन है ना बच्चों, वो देखो यहाँ पे है। चलो मैं आपको डेफिनेशन को अंडरलाइन कराता हूँ बच्चों, इसको ध्यान देना। लिखा है द रिफॉर्मेशन वाज प्रोटेस्ट movement against the authoritarianism and evil practices of the रोमन कैथोलिक चर्चेज। ये वर्ड पे जरा फोकस करना बच्चों, क्या लिखा हुआ है इस वर्ड पे फोकस करना, ऑथोरिटेरियनिज्म, है ना। तो ऑथोरिटेरियनिज्म जो है, ऑथोरिटेरियनिज्म मतलब जो अथॉरिटी है, जो उसका कह सकते हो पूरी तरह से जिसके पास अधिकार है रोमन कैथोलिक चर्च को लेकर के, इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट शुरू हो जाती है। इट वाज अ रिवॉल्ट, एक तरह से कह सकते हो जैसे इंडिया में 1857 का जो रिवॉल्ट है वो अंग्रेजों के प्रति हुई, जब उसने रॉन्ग पॉलिसी बनाया और इंडिया के लोगों को एक्सप्लॉइट किया। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे जो ऑर्थोडॉक्सी, कंजर्वेशंस एंड ब्लाइंड जो बिलीफ है चर्च पे, फेथ पे, उसको लेकर के आवाज़ें उठना स्टार्ट होती है, रिवॉल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। आगे लिखा है stumbling block to the intellectual and spiritual advancement of the people. It was also known as प्रोटेस्टेंट मूवमेंट। तो अब जो है यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो हमारा रिफॉर्मेशन है बच्चों, रिफॉर्मेशन है, इसे हम लोग प्रोटेस्टेंट मूवमेंट भी कह सकते हैं। चलिए अब फटाफट देते हैं ये जो प्रोटेस्टेंट मूवमेंट क्यों होने लगा है। दूसरा ये जो रिवॉल्ट है वो चर्च के अगेंस्ट क्यों शुरू हो गया है, पोप के अगेंस्ट क्यों हो गया है, लोग क्यों उनकी बातों को नहीं सुन रहे, उसके पीछे का क्या कारण है, ठीक ना। चलो क्या लिखा है रेनेसेंस में। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो रेनेसेंस है ना, इसकी वजह से क्या हुआ कि जो रेडिकली अल्टर्ड द पैटर्न ऑफ थिंकिंग एंड आउटलुक ऑफ द पीपल, जो पीपल की थॉट ऑफ प्रोसेस थी ना उसको बेसिकली वो बदल कर देता है। इट हैड सेट इन मोशन द एडवेंट ऑफ न्यू एंड पावरफुल आइडियाज ऑफ ह्यूमनिज्म। अब यहाँ पे ह्यूमनिज्म के बारे में बात हो जा रही है, उन पे जो है पूरी चीज़ें आकर के फोकस्ड हो गई ह्यूमनिज्म को लेकर के, रेशनलिज्म की बातें होने रही है, साइंटिफिक स्पिरिट की बात हो रही है, और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी की बात हो रही है, यानी कि जांच पड़ताल किए बिना किसी भी बातों को एक्सेप्ट नहीं करनी, चाहे वो चर्च बोले या तो पॉप बोलेगा। दिस रेवोल्यूशनरी आइडियाज अनलीश। तो इस प्रकार के जो थॉट है, रेवोल्यूशनरी थॉट है, जहाँ पे बदलाव के बारे में, चेंज के बारे में बातें हो रही थी, तो ये जो थॉट है वो इतना इस प्रकार से फैला पूरे पूरी सोसाइटी में, इसे रोकना इम्पॉसिबल था। और इसने पूरी सोसाइटी को जो है चेंज कर दिया, लोगों की जो थॉट प्रोसेस है उसको चेंज कर दिया, उनकी जो बिहेवियर है वो भी चेंज हो गई। इट वाज लाइक द अवेकनिंग ऑफ स्लीपिंग जियंट। ये सोचो, ये जो थॉट प्रोसेस है जगना इस प्रकार से कि मान लो कोई सोया हुआ दानव है, कोई सोया हुआ जियंट है, उसको स्लीपिंग से अवेकनिंग कर दिया, यानी कि जगा दिया, है ना। वो अब क्या हो गया, अवेक हो गया।
कुछ इस प्रकार की चीज़ें हुई। सोचो ऐसा होता है क्या, आप सोचो ना, आपको पढ़ने में ज़रा सा भी मन नहीं लग रहा है, आपसे बैठा नहीं जा रहा था, पढ़ा नहीं जा रहा था, बट अचानक से इस प्रकार की आप मोटिवेशन सुनती हो कि आप उठ के बैठ जाते हो, पढ़ने लगते हो, पढ़ने को लेकर के आपकी जो मंशा है वो बढ़ने लगती है। इवन सोचो ना, कभी-कभी आप आलसीपन होकर के घर में बोर हो रहे होते हो, पक रहे होते हो, और अचानक से किसी फ्रेंड का कॉल आ जाता है और वो आपको ऐसी-ऐसी बातें बताता है कि आप पे अचानक से एनर्जी आप आ जाती है और आप कूद फांद करके दौड़ पड़ते हो, चल पड़ते हो, निकल पड़ते हो, आप में पूरी एनर्जी आके भर जाती है। तो इसी प्रकार की चीज़ें यहाँ पे यूरोप में हुई। जो पीपल हैं people had finally found truth and rational answer to their questions and discovered the real truth about themselves and their environment। अब जो पीपल हैं वो क्या करने लगे हैं, रियल ट्रूथ को खोजने लगे हैं, वो आंख बंद करके किन्हीं भी चीज़ों को बिलीव नहीं करते हैं। द टीचिंग ऑफ चर्चेज वर रिजेक्टेड। अब जो चर्च के द्वारा जो टीचिंग लोगों को मिल रही थी, उनको लोगों ने रिजेक्ट किया और अथॉरिटी को चैलेंज करा कि चर्च किस अधिकार के साथ हमें ये जो इन प्रकार की जो भी जानकारियाँ, जो भी गलत जानकारियाँ मान लो दिए जा रहा था सोसाइटी को, उसके बारे में वो क्वेश्चन करना शुरू करता है। अब जब प्रिंटिंग प्रेस की इन्वेंशन हो जाती है तो जो इस प्रकार के जो थॉट प्रोसेस हैं वो बहुत तेज़ गति से स्प्रेड होता है। रेनेसेंस के जो थिंकर्स हैं, जो बदलाव के बारे में बात करते थे, वो क्विकली बहुत दूर तक थॉट प्रोसेस बाकी बाकी सारे स्टेट्स में आसपास के गाँव तक ये जो चीज़ें हैं वो पहुँचने लगी। बाइबल को ट्रांसलेट किया गया लैटिन से रीजनल लैंग्वेज में। देखो पहले बाइबल कौन से लैंग्वेज में बच्चों, तो लैटिन लैंग्वेज में है, और जो लैटिन लैंग्वेज है वो सभी लोग समझ नहीं पाते हैं। तो लैटिन लैंग्वेज से हटा करके इसे रीजनल लैंग्वेज में चेंज करा गया, इंडलजेंसिस। वो क्या है नेक्स्ट टॉपिक हमारे बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है एविल प्रैक्टिसेस ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्चेज। जो एविल प्रैक्टिसेस यानी कि जो बैड प्रैक्टिसेस रोमन कैथोलिक चर्चेज में हो रही थी, वो क्या क्या है जिनकी वजह से जो लोग हैं वो काफ़ी गुस्साहित हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अर्ली मेडिवल पीरियड में देखो ऐसा नहीं है कि जो चर्च के एक्टिविटीज़ हैं वो इतने अचानक से हो गए थे। पहले मेडिवल पीरियड में क्या था, कि जो चर्चेज़ है ना, उनमें जो प्रीस्ट होते थे, क्लर्जी होते थे या फिर जो पोप थे, वो बहुत ही पायस, सिंपल और सेंटली थे, बहुत प्यारा बोलते थे, बहुत सिंपल जीवन जीते थे, एक सेंट की तरह लाइफ को स्पेंड करते थे, और जो उनका पूरा लाइफ था वो डेडिकेटेड था सिर्फ सर्विस ऑफ द पीपल के लिए। लेकिन जैसे ही समय बदला तो पैसेज ऑफ टाइम में जो क्लर्जी है यानी कि जो प्रीस्ट हैं और उनकी जो एक्सपेक्टेशंस है वो बढ़ जाती है, वो एक्सेप्शंस काम करने लगते हैं, वो इमोरल लाइफ को जीने लगते हैं, बहुत लग्जरी चाहिए उनको, वेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं, कंफर्ट लाइफ में चाहते हैं, वो बिल्कुल एक सेंट की तरह नहीं बल्कि एक कह सकते हो बड़े रिच पीपल की तरह वो जीवन जीने लगते हैं। द मोनेस्ट्रीज ओन नियरली 1/3। जो भी मोनेस्ट्रीज था जहाँ पे ये लोग रहते थे, वो जो मोनेस्ट्रीज है वो लैंडेड प्रॉपर्टी इन यूरोप, उसको वो भाड़े पे लगाने लगे। रिलीजियस ड्यूटीज एंड सर्विसेज टू ह्यूमन काइंड वर लार्जली इग्नोर्ड और फॉरगटन। तो अब बेसिकली जो ह्यूमन काइंड को लेकर के एक्टिविटीज़ थे उनके क्लर्जी के, पोप के, वो पूरी तरह से क्या होते हैं, पूरी तरह से वो बंद हो जाते, वो करने नहीं लगते, ठीक ना। आगे लिखा है द रोमन कैथोलिक चर्च लेविड वेरियस टैक्सेस सच एज टीथ एंड पीटर्स पेंस। देखो तो यहाँ पे जो चर्च है वो दो प्रकार के टैक्स भी लगाते हैं वहाँ के लोगों पे। पहला होता है टीथ, पहला हमारा टीथ है, और एक और टैक्सेस है उसे हम लोग कहते हैं पीटर्स पीटर्स पेंस। क्या कहते हैं बच्चों, पीटर्स पेंस। तो ये जो टैक्सेस है वो लोगों से ली जाती थी। यूरोपियन क्रिश्चियंस अंडर कंट्रोल, जो भी लोग इन चर्च को फॉलो करते थे और उनके कंट्रोल में थे, उन सब से लिया जाता था। टैक्स की जो रकम है बहुत हाई होती थी और नहीं देने पे आप पे जो है कार्रवाई होती थी। साथ ही साथ चर्चेज में ब्राइबरी बढ़ गई है, करप्शन बढ़ गया है, वो घूस लेकर के, टेबल के अंदर से पैसे लेकर के जो टैक्सेस है वो ना लिए बिना भी बेसिकली दो नंबरी काम हो जा रहा था। चर्च की जो ऑफिस है उसको बेचा जाने लगा, जो ब्रिंगिंग मेनी अनवर्दी पीपल इनटू द चर्च, और चर्च में जो है जिन लोगों की आवश्यकता नहीं है उन सबको भी वहाँ पे स्थान दी जाने लगी थी। तो बेसिकली चूँकि वो एक बहुत हॉट प्लेस होता था, जो चर्च है वो सेंटर ऑफ कह सकते हो पीपल लाइफ होती थी, हर लोग उन्हीं से रिलेटेड होते थे, सुबह से लेकर के शाम तक जो है चर्च के आदेशों का वो पालन करते थे। लेकिन यहाँ पे जिनका प्रभाव ज़्यादा होता था वो चर्च तक उनकी पहुँच थी, जिनका प्रभाव कम है, जो गरीब है, उनकी पहुँच नहीं हो पाती थी। चर्च है जो प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं इंडलजेंसेस टू दोज हु हैड कमिटेड सिंस, जो पाप किए हैं, जिनने कोई गलती करी है,
तो उनको ये और प्रकार से डरा के कुछ चीज़ें बोल करके उनसे और भी पैसे ऐंठते हैं। इट वॉज लाइक ए सर्टिफिकेट ऑफ पैट्रॉन बाय गॉड फॉर देयर सीन्स एंड पासपोर्ट टू हेवन विदाउट हैविंग टू अंडरगो एनी पेनेंस। तो बेसिकली पैसे लेकर के जो वहाँ के चर्च के क्लर्जी लोग हैं वो लोगों को कह सकते हो कि माफ़ी दिलवा देता है गॉड से। उन्हें एक पासपोर्ट जैसा कुछ चीज़ें दे देता है, जैसे कि आप ये काम करते हो तो आपने चाहे जितने भी पाप करिए आप हेवन में ही जाओगे, नर आपको नहीं मिलेगी, आपके सारे जो पाप हैं वो धुल जाते हैं। इन प्रकार की चीज़ों करवाने के लिए भी वो लोग पैसे लेते हैं और पैसे लेकर के बहुत सारे पैसे कमाते हैं। यहाँ पे इमेज में देख पा रहे हो ये पिक्चर शोविंग द सेल ऑफ इंडल्जेंस बाय द चर्च। चर्च के द्वारा जो है ना यहाँ पे देखो कुछ पत्र बांटे जा रहे हैं, पैसे ले लेकर के इनको बांटा जाएगा और जो लोग लेगा समझो उनके रास्ता हेवन के लिए खुल जाएगा। कहाँ के लिए खुल जाएगा बच्चों? हेवन के लिए खुल जाएगा। तो इन प्रकार की चीज़ें होने लगी थी। मतलब लोगों की जो कर्म है, लोगों की जो एक्शन है, उनसे डिसाइड होता है उनका फ्यूचर, उनकी आफ्टर लाइफ वाली चीज़ें। बट यहाँ पे क्या करी जा रही है? आपने जितने भी पाप करे, जो कुछ भी करे हो, बस एक बार आकर के ये पेपर ले लेते हो, पेपर के टुकड़े लेते हो, क्लर्जी को पैसे दे करके आपके सारे पाप धुल जाएंगे। इन प्रकार के जो एक्टिविटीज़ है वो होने लगी है, ठीक ना। अब इसको लेकर के जो स्कॉलर्स हैं वो लिखना स्टार्ट करते हैं। लर्न स्कॉलर लाइक जॉन, क्या लिखा हुआ, वाइक्लीफ एंड जॉन ह्यूज एक्सपोज द एविल्स ऑफ द चर्च। तो चर्च को लेकर के पहली बार जो आवाज़ है वो उठाना स्टार्ट करता है जॉन वाइक्लीफ एंड जॉन ह्यूज। ये बच्चों नाम याद रखनी, ये जो जॉन ब्रदर्स है ना, जॉन ब्रदर हैं, इन्होंने चर्च को लेकर के जो आवाज़ें हैं, चर्च में जो एविल प्रैक्टिसेस हो रही है उनके लेकर के आवाज़ उठाता है, वो लिखता है और रिफॉर्म्स को लेकर के सजेस्ट करता है। कहता है कि इसको सजेस्ट करते हैं वो लोग कि रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। लोगों में अवेयरनेस को फैलाने की बात करी जाती है। रियल कैरेक्टर ऑफ जो रोमन कैथोलिक चर्च है इनके बारे में बात होना स्टार्ट होता है और एक रिफॉर्मेशन का दौर शुरू होता है। अब राइज ऑफ स्ट्रॉन्ग रूलर्स नेक्स्ट टॉपिक हमारा है। यहाँ पे देखते हैं जब फ्यूडलिज्म धीरे धीरे डिक्रीज करती है तो यूरोप में जो है स्ट्रॉन्ग रूलर इमर्ज होता है। दे डिफाइन द ऑथोरिटी, और ये जो रूलर आते हैं वो क्या कहते हैं? पोप, रूलर इन द पोप एंड रिफ्यूज टू लेट हिम इंटरफेयर्स इन द एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर। अब जो स्ट्रॉन्ग रूलर आते हैं वो क्या करते हैं? पोप का जो इंटरफेरेंस था पहले गवर्नमेंट में उसको वो रोक देते हैं, यानी पोप की बातों को नहीं सुना जाएगा। अब जो देश के लोग हैं उनके अनुसार जो है हमारी कंट्री चलेगी और जो रूलर हैं वो लोगों की बात सुनना स्टार्ट कर देते हैं। दे रिप्रेजेंटेड द पेपल टैक्सेस एंड द ड्रेन ऑफ देयर वेल्थ रोम इन फॉर्म ऑफ पेपल टैक्सेस। तो यहाँ पर आपको एक और तरह के टैक्स के बारे में याद रखनी है जो कि पेपल टैक्स है, इसको भी जो है वो खत्म कर दी गई। अब हम लोग राइज ऑफ नेशनलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। वहाँ के लोगों में जो है वो नेशनलिज्म, नेशनल को लेकर कॉन्शियसनेस कैसे बढ़ती है। नेशनल कॉन्शियसनेस बिगेन टू टेक शेप इन यूरोप। अब यूरोप में जो है देश प्रेम और देश को लोगों के अकॉर्डिंग चलानी, कंट्री को लोगों के थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग रन करानी, रूलर जो है लोगों की सुने, इस प्रकार की बातें जो है वो फैलना स्टार्ट होता है ना। द इमीडिएट कॉज ऑफ रिफॉर्मेशन वाज अ प्रोटेस्ट मूवमेंट बाय मार्टिन लूथर। और ये जो इमीडिएट कॉज होती है, यानी कि जो सबसे बहुत ज़्यादा जिसका प्रभाव होता है वहाँ के रेनेसेंस में यूरोप में, उनका नाम है मार्टिन लूथर। ये एक फिलोसफर हैं। तो मार्टिन लूथर के प्रोटेस्ट के बाद जो है वहाँ पे सोसाइटी में, चर्च में, उनमें बदलाव आता है। मार्टिन लूथर जो है एक जर्मन क्रिश्चियन मॉन्क थे, है ना, नाम याद रखने बच्चों। मार्टिन लूथर ये कहाँ के हैं? तो ये जर्मन के थे। ये कौन है? तो एक मॉन्क थे। कौन थे ये? मॉन्क थे। साथ साथ प्रीचर है, प्रोफेसर है। और प्रोफेसर है वो किस डिपार्टमेंट में? तो थियोलॉजी। कौन सी यूनिवर्सिटी में? तो यूनिवर्सिटी ऑफ विटेनबर्ग, ठीक ना, ये नाम याद रखनी है। विटेनबर्ग यूनिवर्सिटी के वो एक प्रोफेसर भी है, प्रीचर है और जर्मन है वो, बेसिकली एक मॉन्क भी है। ए विजिट टू रोम एंड हिज ऑब्जर्वेशन ऑफ द चर्च। वो रोम जाते हैं और एक चर्च में बेसिकली विजिट करते हैं। जब वो विजिट करते हैं उसके बाद वो शौक रह जाता है वहाँ की चीज़ों को देख करके। Enraged by the sight of the sale of indulgence, he nailed on the door of local church a list of objection 95 theses for public debate. तो यहाँ पे भी जो चर्च है उसमें इंडल्जेंसेस बांटा जा रहा था। इंडल्जेंसेस मतलब समझ जाना कि समझो यदि आपने कोई पाप करी है तो पाप को धुलवाने के लिए जो वहाँ के पादरी के जो क्लर्जी लोग हैं वो एक पेपर दे रहे हैं और इस पेपर को आप लेते हो, खरीदते हो पैसे दे करके, तो आपके जो सारे पाप हैं वो धुल जाते हैं और आपको जो है हेवन मिलती है, आप जो है जन्नत में जाते हो। इस प्रकार की चीज़ों को लेकर के वो एक्टिविटीज़ देखते हैं। इसको देखते ही जो मार्टिन लूथर किंग है वो पूरे गुस्साहित हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, वो तुरंत उसी चर्च के दरवाजे पे, लोकल जो चर्च है उसके दरवाजे पे 95 थीसिस आने की 95 पॉइंट्स में जो इनको प्रॉब्लम्स लगी, एक पब्लिक डिबेट की तरह
वो पॉइंट को वहाँ पे लिख करके टांग देता है कि ये जो चीज़ें यहाँ पे हो रही है बिल्कुल बकवास है, घटिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अटैक के साथ ही जो इंडल्जेंसेस पे जो इसने अटैक करा विच हैड बीन इशूड बाय द पोप, वो एक इशू बना दिया पोप ने। लूथर अपियर टू बाय चैलेंजिंग द पावर, जो लूथर है उसको सबके सामने क्लर्जी और पोप के सामने अपियर होना पड़ता है और उसे कहा जाता है कि आपने जो है क्या करा है, पावर को चैलेंज करा है, पोप के पावर को चैलेंज करा है, ऑथोरिटी को चैलेंज करा है। ही इमीडिएटली फाउंड हिमसेल्फ इन द आई ऑफ रिलीजियस स्टॉर्म दैट वुड स्वीप थ्रू आउट द यूरोप। और इसके बाद ये जो घटना है पूरे यूरोप में बहुत तेजी से फैला कि मार्टिन लूथर किंग ने पोप के अगेंस्ट जा करके कुछ एक्टिविटीज करी है। पोप के अगेंस्ट जाना वो बहुत बड़ी बात होता है, बहुत बड़ा न्यूज़ बन जाता है। ये काम मार्टिन लूथर किंग ने कर दिया है और यहाँ से एक रिफॉर्मेशन मूवमेंट जो है इसकी शुरुआत होती है। अब लोग कोई जो है पोप के पक्ष में जा रहा है और कोई जो है मार्टिन लूथर के किंग में बातें करना स्टार्ट करता है। अब एक अलग बहस पूरे यूरोप में छिड़ जाती है, आखिर किन के बात पर महत्व करी जाए, क्या मार्टिन लूथर किंग सही कह रहा है कि पोप सही कर रहा है। तो लोग मिल बैठ कर जो इसके बारे में फैसले लेते हैं। लूथर पब्लिकली अनाउंस्ड दैट द बाइबल नॉट द पोप। जो लूथर है उसने क्या करा, ये पब्लिक में आकर के ये अनाउंस कर देते हैं। क्या अनाउंस करते हैं कि जो बाइबल है, बाइबल इज नॉट द पोप वॉज द फाइनल अथॉरिटी ऑन क्रिश्चियनिटी। और जो पोप है वो फाइनल अथॉरिटी नहीं है क्रिश्चियनिटी का, फाइनल अथॉरिटी जो क्रिश्चियनिटी का है वो बाइबल है और ये बाइबल पोप नहीं है। तो पोप की बातें, पोप की जो चीज़ें हैं वो क्यों सुने। इसलिए जो है उसी समय में ना बाइबल की जो है ट्रांसलेशन या तो फिर कह सकते हो बाइबल की एक जो कॉपी है लोकल लैंग्वेजेज में करी गई, ताकि जो पब्लिक हैं वो खुद से पढ़ सके कि क्या सही है क्या गलत है, क्या हमें बाइबल में लिखी हुई बातों को जो झूठा हम लोग के सामने कोई परोस नहीं रहा है, लोगों को दे तो नहीं रहा है। Emboldened by the increasing support of his views, he raised the pitch of protest and savagely attacked church practices and position of the papacy। अब जब लोग जो हैं वो भी इस मार्टिन लूथर किंग का सपोर्ट करने लगे और जब मार्टिन लूथर किंग का सपोर्ट लोगों से मिलने लगा तो इस सपोर्ट के दम पे मार्टिन लूथर किंग ने क्या अपनी अटैक को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया। वो अब जो प्रैक्टिसेस चर्च में होती हैं और जो पेपसी की पोजीशंस है, पेपसी मतलब ध्यान रखना कि वो जो पोप के सपोर्टर लोग हैं, पोप के आसपास घूमने वाले जो अधिकारी हैं, अथॉरिटी लोग हैं, उन सब के अगेंस्ट आवाज़ें और तेज होने लगी। अब समझो क्या क्या बदलाव होता है। तो जो नेशनल जर्मन चर्च होती है, इसको लूथरन चर्च भी कहते हैं, उसकी स्थापना होती है फ्री फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च। अब जो रोमन कैथोलिक चर्च पोप के कंट्रोल से पूरे देश में चल रहा था, कौन सा चर्च पोप के कंट्रोल में था, पूरे यूरोप में चल रहा था, तो नाम था रोमन कैथोलिक चर्च। तो अब लोग जो है रोमन कैथोलिक चर्च से हट करके एक नेशनल जर्मन चर्च की जो है वो बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट कर देते हैं। कौन करता है, तो मार्टिन लूथर किंग। यहाँ पे देखो मार्टिन लूथर किंग, जर्मन मॉन्क, प्रीचर, प्रोफेसर थियोलॉजी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द एविल प्रैक्टिस ऑफ कैथोलिक चर्च। तो कैथोलिक चर्च में जो एविल प्रैक्टिसेस हो रही है उनके खिलाफ सबसे पहले आवाज़ किसने उठाया, तो बच्चों आपको नाम बतानी है, मार्टिन लूथर किंग ने। उसने पूरी तरह से कंडेम्ड करा जो भी एक्टिविटी चर्च में हो रही है और जो पोप के द्वारा करा जाता है। इन ए शो ऑफ ओपन डिफाइंस लूथर पब्लिकली बर्न द ऑर्डर इशूड बाय द पोप। और एक पब्लिक शो में सबके सामने जो पोप के द्वारा एक कह सकते हो ना ऑर्डर इशू करी गई है, उसको पेपर को वो फाड़ देता है पब्लिकली। आने की पोप की बातों को मानने से वो क्या करता है, डायरेक्ट इनकार कर देता है। द पोप डायरेक्टेड द जर्मन एम्पर चार्ल्स V। अब जो पोप है, जर्मन के जो एम्पर हैं, इसका नाम था चार्ल्स V ना, उसको टू पनिश लूथर फॉर हेरेसी। तो बात की अवमानना के लिए, पोप की बात को न मानने के कारण जर्मन के जो एम्परर हैं उनसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि आप मार्टिन लूथर किंग को पनिश करो। लूथर वाज ऑर्डर टू विथड्रॉ ऑल हिज एंटी चर्च स्टेटमेंट। अब लूथर से कहा गया है ना, जब बात जर्मन चर्च के पास, जर्मन एम्परर के पास पहुंचता है तो जर्मन एम्परर क्या करता है कि मार्टिन लूथर किंग से कहता है, क्या कहता है कि आपने जो भी स्टेटमेंट दी है उसे विथड्रॉ करो। चर्च के अगेंस्ट, पोप के अगेंस्ट जो भी बातें आपने कही है उन सब के लिए माफ़ी मांगो, उसे वापस लो। लेकिन मार्टिन लूथर किंग बिल्कुल हीरो के स्टाइल में कहता है, बिल्कुल एक एक्शन हीरो के कह सकते हो ना अवतार में, पूरे जोश और जुनून के साथ कहता है, ही बोल्डली फियरलेसली एंड फर्मली रिफ्यूज टू डू सो। वो ऐसा करने से सीधे मना कर देता है। नोइंग फुली वेल, ये उसको ये बात पूरी अच्छे से पता है कि अपने जान को जोखिम में डाल रहा है, यदि वो ऐसा नहीं करेगा तो राजा उसको मरवा देगा, तो पोप इसको मरवा देगा। लेकिन इसके बाद भी वो डरता नहीं है और वो क्या करता है, बात मानने से इनकार करता है और पीछे भी नहीं हटता है, पर माफ़ी भी नहीं मांगता है। ये सब काम कौन कर रहा है बच्चों,
वन एंड ओनली आवर मार्टिन लूथर किंग। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हो, द ड्यूक ऑफ सेक्शनी हैड hid Luther in his castle for about a years, during which time Luther translated the Bible, New Testament। अब देखो इसने क्या किया, लूथर कुछ समय तक छुप के रहना पड़ा। तो यहाँ पे क्या है कि जो मार्टिन लूथर किंग है उन्हें कुछ समय तक ड्यूक ऑफ सेक्सनी मतलब समझना जर्मन में रोमन कैथोलिक चर्च या फिर वैसे तो रोमन एम्पायर के टाइम का ही एक दूसरा कह सकते हो राजा है बेसिकली। समझना कि जहाँ पे ये सब घटनाएं घट रही ना उसके पास में ही एक राजा है जो जिसका नाम है ड्यूक ऑफ सेक्सनी। उसने लूथर को अपने यहाँ स्थान दिया, 1 साल के लिए बचा के रखा और यहाँ पे मार्टिन लूथर किंग ने बाइबल को ट्रांसलेट कर दिया फ्रॉम लैटिन टू जर्मन लैंग्वेज। और उसने क्या करा, लैटिन लैंग्वेज को छोड़ करके जर्मन भाषा में चेंज कर दिया। लार्ज नंबर ऑफ जर्मन रूलिंग प्रिंसेस सपोर्टेड लूथर। और जर्मन के जितने सारे प्रिंसेस हैं उन सब ने लूथर को सपोर्ट करा। ब्रोक अवे फ्रॉम द रोमन कैथोलिक चर्च। और रोमन कैथोलिक चर्च से अपने आप को सेपरेट कर लिया, अलग कर लिया। लुथेरन चर्चेज वर इस्टेब्लिश इन मेनी जर्मन स्टेट्स। देखो यहाँ पे एक चर्च का नाम मैंने आपको बताया था ना, क्या नाम था बच्चों चर्च का यहाँ पे, तो यहाँ पे चर्च का नाम है रोमन कैथोलिक चर्च से बाहर निकल के एक नया चर्च बनाया, नाम था नेशनल जर्मन चर्च। और ठीक इस नेशनल जर्मन चर्च को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो नेशनल जर्मन चर्च को ही एक और नाम से जाना जाता है बच्चों, वो है लूथरन चर्चेज। क्योंकि मार्टिन लूथर किंग ने इसकी स्थापना करी है इसलिए इसे लूथरन चर्चेज भी कहते हैं। तो रोमन कैथोलिक चर्च से सब निकल के लूथरन चर्चेज की जो भी इस्टेब्लिशमेंट अगर अलग अलग स्थानों पे होने लगते हैं, जर्मन के बाकी कई सारे हिस्सों में होने लगते हैं। और जो मार्टिन लूथर किंग के जो फॉलोअर्स हैं, देयर फॉलोअर्स केम टू बी नोन एज प्रोटेस्टेंट्स। तो अब इनके फॉलोअर को प्रोटेस्टेंट्स कहा जाने लगा। आई होप कि जो चीज़ें हैं बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। आपको क्या पूरी प्रोसेस और पूरी स्टोरी समझ में आया क्या। तो मार्टिन लूथर किंग के जो फॉलोअर्स हैं उनको प्रोटेस्टेंट्स कहने लगे। और मार्टिन लूथर किंग ने जिस चर्च की स्थापना करी है बच्चों, उस चर्च का नाम है बच्चों क्या, लूथरन, है ना, लूथरन चर्चेज। और ये इसकी स्थापना पूरे जर्मन में होता है। इसका एक और नाम है नेशनल जर्मन चर्च, नेशनल जर्मन चर्च, ठीक ना, नेशनल जर्मन चर्च NGC। A long and bloody civil war broke out between supporters of the Catholic Church in the Rome and Protestant Church in Germany। अब देखो, अब पूरे यूरोप में घमासान युद्ध शुरू हो जाता है, बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है, आप समझ नहीं पा रहे हो। एक लॉन्ग और बहुत ब्लडी वार शुरू हो जाती है, सिविल वार ब्रोक आउट हो जाती है बिटवीन सपोर्टर ऑफ कैथोलिक चर्च, जो पुराना चर्च को लेकर के बातें कर रही है, ये हो गया ओल्ड चर्च, है ना, कैथोलिक चर्च। तो ये ओल्ड चर्च के बारे में जो कि रोम में है। और प्रोटेस्टेंट, प्रोटेस्टेंट कौन है, जो मार्टिन लूथर किंग के फॉलोअर्स हैं, उनके बीच में एक बहुत बड़ी सिविल वार हो जाती है। और इस वार का जो एंड होता है वो होता है 1555 में। यूरोप वाज स्प्लिट इनटू 2 कैंप्स, रोमन कैथोलिक्स। अब इस प्रकार से इसकी जो एंड है 1555 में होता है, जब चर्च 2 भागों में बढ़ जाता है। एक होता है रोमन कैथोलिक चर्च और दूसरा हो जाता है जर्मन नेशनल जर्मन चर्च। इसके फॉलोअर्स अपने आप को प्रोटेस्टेंट्स कहते हैं और जो रोमन कैथोलिक चर्च के फॉलोअर्स हैं वो रोमन कैथोलिक चर्च के फॉलोअर्स कहलाते हैं, रोमन कैथोलिक्स कहलाते हैं। तो उनके बीच में बेसिकली यहाँ पे जो है एक प्रकार से सिविल वॉर छिड़ जाती है। अभी जो रिफॉर्मेशन हो रही है इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, तो जो चर्च हैं वो 2 भागों में परमानेंटली टूट जाते हैं, सिविल वार शुरू हो जाती है, रिलीजियस इंटॉलरेंस बढ़ जाती है, हेट्रेट बढ़ जाती है ना। और कंट्रीज बिकेम द ऑर्डर ऑफ द डे एंड लेड टू द मेनी वॉर्स इन यूरोप। इसके बाद यूरोप में कई सारे वॉर इस टॉपिक को लेकर के होने लगते हैं। रिलीजियस परसिक्यूशंस ऑफ द प्रोटेस्टेंट्स इन इंग्लैंड वाज ए मेजर रीजन फॉर देयर माइग्रेशन टू एंड कॉलोनाइजेशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका। और ये जो इसी समय पीरियड में आपको पता है कि नॉर्थ अमेरिका की डिस्कवरी हो जाती है। और तो इन्हीं सिविल वॉर के चक्कर में जितने भी कह सकते हो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हाँ, जो प्रोटेस्टेंट्स हैं जो इंग्लैंड में थे वो सब इंग्लैंड से निकल के धीरे धीरे नॉर्थ अमेरिका आने की अमेरिका की तरफ रुख कर जाते हैं। तो एक बहुत बड़ा चेंजिंग और बदलाव यहाँ पे यूरोप में देखने को मिल रहा है। अब काउंटर रिफॉर्मेशन एक टॉपिक है बच्चों, इसे भी हम लोग देख लेते हैं। जब हमने सभी टॉपिक्स को 1 बाय 1 पढ़ा तो इन 2 टॉपिक्स को ही छोड़ें, एक है रोमन काउंटर रिफॉर्मेशन और दूसरा है राइज ऑफ नेशन स्टेट्स। चलिए इसे पढ़ते हैं। लिखा है द रिफॉर्मेशन हैड ए पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द रोमन कैथोलिक चर्च। अब देखो, जब इतना कुछ हुआ ना, जब रायता फैल ही गया है और जिस वजह से फैला है तो उस पर भी तो सवाल उठता है
कि क्या हमने कुछ गलती तो नहीं करी जिसकी वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम और रायता फैल गई है। तो जो रोमन कैथोलिक चर्च है ना दोस्तों, उसने भी अपने में रिफॉर्मेशन करना शुरू करता है, कुछ पॉजिटिव चेंजेस लाता है। जो पोप है उनको अब रियलाइज़ हो गया है कि इसने एक बहुत बड़ी गलती करी अपने आप को बहुत बड़ा समझ करके। तो अब जो लोगों के साथ उसने पहले एटीट्यूड भरे अंदाज में बात किया करता था, वो भी थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। वो जो टैक्सेस लगाया करता था उसको वो कम करता है, वापस खींच लेता है। द कैथोलिक चर्चेज एंड द रीस्टोर इट्स लॉस्ट पोजीशन एंड प्रेस्टीज, जो इसकी लॉस्ट पोजीशन और प्रेस्टीज खो गई थी, इनको वापस लाने का प्रयास करता है। जो रिफॉर्म मूवमेंट शुरू होती है कैथोलिक चर्च इन रिस्पॉन्स टू द प्रोटेस्टेंट मूवमेंट इज नॉन एज काउंटर रिफॉर्मेशन, यानी कि जो रिफॉर्म शुरू होती है ना, अब समझो जब इतने समझो ना ऐसे करके, जब आपके घर में आपको सब लोग ये बोलने लगे कि तुमने जो करा है एग्जाम में फेल होकर के वो गलत करा है, तुम्हें तो एग्जाम में फेल नहीं होना चाहिए, तुमको फेल होने किसने कहा, तुम साइंस स्टेशन चैनल से क्यों नहीं पढ़ा, आपको साइंस स्टेशन से चैनल से पढ़ना चाहिए था ताकि तुम अच्छे मार्क्स से पास कर पाता। जब सब लोग आपके घर के जितने भी फैमिली मेम्बर है, जितने भी फैमिली मेम्बर है, देखो ना सब फैमिली मेम्बर्स है, ये सब फैमिली मेम्बर्स हैं। तो ये जो फैमिली मेम्बर्स जब आपको बोलने लगेंगे तो आपको ये कहीं न कहीं लगे यार लगता है हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो आप अपने में भी कुछ ना कुछ रिफ़ॉर्म लाओगे ना, कुछ बदलाव लाओगे, कुछ चेंज लाओगे, तो इसी रिफ़ॉर्म को काउंटर रिफ़ॉर्मेशन कहा जाने लगा यूरोप में, ठीक ना? क्या चीज़ें समझ में आई? रिफ़ॉर्म मूवमेंट विदिन कैथोलिक चर्च में जो मूवमेंट हो रही है, रिस्पॉन्स ऑफ प्रोटेस्टेंट यानी कि मार्टिन लूथर किंग के सपोर्टर्स और उनके लोगों के बीच में जो अ, उनके लोगों के रिस्पॉन्स में जो रिफॉर्म्स आ रहा है उसी को हम लोग काउंटर रिफॉर्मेशन कहते हैं। कैथोलिक चर्च बिकम, अब जो कैथोलिक चर्च देखो बदल गया है, कैथोलिक चर्च अब पहले जैसा नहीं है। तो कैथोलिक चर्च नाउ वर्चुअस, लिबरल एंड कंपसनेट एंड मोर टॉलरेंट, अब वो बर्दाश्त कर सकता है, अब वो बहुत ज़्यादा रिगिड नहीं है, वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है। अब जो नेशनल स्टेट्स है, एक नया टॉपिक शुरू होता है, व्हाट इज द राइज ऑफ नेशनल स्टेट्स। तो यहाँ पर जो ध्यान देना है, द प्रोटेस्टेंट्स चैंपियन द कॉज ऑफ इंडिपेंडेंट एंड स्ट्रॉन्ग रूलर्स। अब जो प्रोटेस्टेंट्स लोग हैं उसने तो बगावत कर ही दी है, और जब बगावत कर भी की हैं तो वो लोग इंडिपेंडेंट की बात करने लगे। अब पोप से बातों को जो किंग है वो ना सुने, किंग जो है वो जो है किंग है यानी कि जो रूलर है वो बच्चों पीपल की बात सुने, इसको लेकर के जो है वो आवाज़ें उठना शुरू हो जाता है। अब देखो हमारा लास्ट टॉपिक है, बहुत ही अच्छे और बेहतरीन ढंग से हमने अपने पूरे पूरे कह सकते हो चीज़ों को कंप्लीट करा है। क्या लिखा है, फ्रॉम द कैथोलिक कंट्रोल ऑफ कैथोलिक चर्च सेवरल यूरोपियन रूलर एज्यूम्ड पावर एज हेड ऑफ द चर्च एज वेल एज द गवर्नमेंट, ठीक है ना। द लॉयल्टी ऑफ पीपल वाज नाउ कन्फर्म्ड ओनली टू देयर रूलर। तो अब जो गवर्नमेंट है वो क्या है, टोटली फ्री है फ्रॉम कैथोलिक चर्चेज से, ठीक ना। अब यहाँ पे आके देख सकते हो, दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ नेशन स्टेट्स। तो इसके बाद से जो है नेशन स्टेट्स की जो है वो शुरुआत होती है। पीपल बाउंड बाय कॉमन टाइज, अब जो पीपल हैं वो आपस में कल्चर से जुड़े हुए हैं, हिस्ट्री से जुड़े हुए हैं, अपने लैंग्वेज से जुड़े हुए हैं और टेरिटरी से अपने आप को एक फील करते हैं। और ये सब हैं वन गवर्नमेंट के अंदर और वन रूलर के अंदर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इस चैप्टर जो है हमने पूरी तरह से फिनिश करा बच्चों। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, एक बार मैं चाहूँगा इसे भी आपको फिनिश करा दूँ। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो भी आपने चैप्टर्स में पढ़े उसका शॉर्ट में रिवीजन भी हो जाएगा। व्हाट इज अ नेशन स्टेट्स, तो नेशन स्टेट्स वर स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट कंट्रीज है जो 14th सेंचुरी यूरोप में स्टार्ट हुआ था। जो नेशन स्टेट्स हैं उसकी एक कॉमन टेरिटरी होती है, एक वेल डिफाइंड बाउंड्रीज होती है, और जो पीपल हैं वो एक दूसरे से कल्चर, हिस्ट्री, लैंग्वेज और टेरिटरी से जुड़े हुए रहते हैं। थियोलॉजी क्या है, तो थियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रिलीजन एंड बिलीफ, ठीक है। तो यदि आप रिलीजन और बिलीफ से रिलेटेड स्टडी करते हैं उसको हम थियोलॉजी कहते हैं। रिफॉर्मेशन क्या है, तो एक प्रोटेस्ट मूवमेंट है अगेंस्ट द एविल एंड ऑथोरिटेरियन प्रैक्टिस ऑफ द कैथोलिक चर्च। कैथोलिक चर्च के द्वारा जो ऑथोरिटेरियन प्रैक्टिसेस तो एविल प्रैक्टिस, बैड प्रैक्टिसेस करी जाती है, उसके अगेंस्ट एक मूवमेंट है। सेकेंड सोर्स मैंने बताया, जब आप डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेते हो, इस इन्फॉर्मेशन को हम लोग प्राइमरी इन्फॉर्मेशन कहते हैं। प्राइमरी से पढ़ करके कोई रिपोर्ट तैयार कर लेते हो तो इस रिपोर्ट को बच्चों हम लोग सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन कहते हैं, आपको ध्यान रखनी है। मॉडर्न एज क्या होती है, तो 15th सेंचुरी के बाद का जो टाइम पीरियड है वो यूरोप में मॉडर्न एज कहलाती है और इंडिया में 18th सेंचुरी के बाद का समय कहलाता है। रेशनलिज्म क्या है, तो ये फिलॉसफी है, बिलीफ है दैट ऑल बिहेवियर ओपिनियन शुड बी बेस्ड ऑन रीजन रेदर देन इमोशन एंड रिलीजियस बिलीफ, यानी कि जो भी बातें कही जा रही, जो भी चीज़ें हैं, बिहेवियर है, ओपिनियन है, वो रिलीजियस के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि एक रीजन बेस्ड होना चाहिए। ह्यूमनिज्म क्या है, तो ये एक सिस्टम है
थॉट दैट कंसिडर दैट सॉल्विंग ह्यूमन प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ रीजन, यानी कि ह्यूमनिज्म मतलब क्या है, ह्यूमंस के प्रॉब्लम को सॉल्व करनी है एक रीजन के साथ, कुछ अंधभक्ति से नहीं और कुछ ऐसे ब्लाइंड बिलीफ से नहीं। मिडिल क्लास कौन है? तो रेनेसेंस के टाइम में यूरोप में जो वेल्दी मर्चेंट थे, प्रोफेशनल थे, कंसिस्टिंग जैसे कि डॉक्टर, लॉयर, टीचर्स हैं, उन सभी को बच्चों को मिडिल क्लास कहते हैं। प्राइमरी सोर्सेज जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, ऑफिशियल रिकॉर्ड है, लिटरेरी वर्क्स है, वर्क्स ऑफ आर्ट है, फोटोग्राफ्स है, इन सबको जो है बच्चों को प्राइमरी सोर्सेज कहते हैं। चलिए तो बच्चों आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो बच्चों आपको पसंद आया होगा। वीडियो बच्चों पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में अपने सभी दोस्तों में शेयर करें, ठीक ना। आप बच्चों लव भी दें और सपोर्ट भी करें ताकि मैं आपके लिए इसी प्रकार से वन शॉट वीडियो लाता रहूं। चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।